एवरीवन, वेलकम टू डे 1 ऑफ आवर 30 डेज चैलेंज। तो आज हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन करने वाले हैं जुलाई के मंथ की। जून का हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप में से जिन भी लोगों ने जून की मैगजीन नहीं कवर की है, करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको जून की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जुलाई की मैगजीन से। तो वही हम लोग करने वाले हैं सेम। आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड देन इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी एंड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन हम लोग हर एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, नाउ अब यूजुअली विजन आईएएस क्या करता था, आपका 20 से लेके 25 तारीख के बीच में किसी भी मैगजीन को रिलीज करता था। जैसे सितंबर चल रहा है तो सितंबर 20 से लेके 25 के बीच में अगस्त की मैगजीन रिलीज होनी चाहिए थी, बट मैंने चेक किया तो अगस्त की मैगजीन ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। ठीक है, बट डोंट वरी, मैंने आप लोगों से टेलीग्राम चैनल पे पूछा था कि हम जुलाई का स्टार्ट करें कि अगस्त का करें, तो आप में से काफ़ी लोगों ने कहा था दी जुलाई का स्टार्ट करो, तो हम लोग आज जुलाई का ही करने वाले हैं स्टार्ट मैगजीन। एंड अब ये जो मैंने आपको बोला, जिनको नहीं है पता, मैं बता देती हूँ। इन 30 डेज चैलेंज में मेरा जो एम है वो ये है कि रात 9 बजे एग्जैक्टली आप लोगों को ये वीडियो मिल जाए। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको इस मैगजीन का इंपॉर्टेंस समझाती हूँ। ठीक है, होता क्या है ना, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होता है मेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में, कैसे होगा वो। तो मेंस के लिए कोई स्पेसिफिक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है बैठा हुआ जो आपको बताएगा कि बच्चों देखो ये क्वेश्चन आएंगे, इसको ऐसे लिख लेना, नहीं। बल्कि जो बच्चे अभी कोचिंग ले भी रहे हैं कहीं से, उनको ही पता होगा, सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वहाँ पे। ठीक है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करते हैं, जो भी है, लेकिन इवेंचुअली जो मेंस की प्रैक्टिस होती है ना, वो आपको खुद से ही करनी पड़ती है। समझ में आया? ये जो पूरी सीरीज रहने वाली है विजन आईएएस की, इस सीरीज में ना आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बल्कि मेंस में किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं, वो जो आंसर राइटिंग स्किल्स होती है, मेरी ये कोशिश है कि इस सीरीज के थ्रू मैं वो आंसर राइटिंग स्किल आपके अंदर डेवलप कर दूं। समझ में आ गया? तो आपको मेंस के लिए अलग से कोई डेडिकेटेड कोचिंग नहीं लेना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, स्टैटिक अगर आपका क्लियर है और ये वाली सीरीज आप फॉलो कर रहे हो, तो स्टैटिक के भी आंसर्स आप लोग लिख के आ पाओगे। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। ठीक है, तो इन 30 डेज चैलेंज मैंने क्यों रखा, क्योंकि आपको पता है कंसिस्टेंटली मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो इस वजह से मैंने चैलेंज खुद के लिए लिया है कि मैं इन 30 डेज में रात के 9 बजे डेली आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करूं। और आप लोगों को क्या करना है, मान लो मैं मैक्सिमम मान लेती हूँ वीडियो की लेंथ है 1 घंटा। ठीक है, जो वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ, अब आपने क्या करना है, वो 1 घंटा है, मैं मानती हूँ कि आपको वो 1 घंटे की वीडियो देखने में 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, आपने रात में 9 बजे वीडियो अपलोड होगी, रात में 9 से लेके 12 बजे तक का जो ये टाइम फ्रेम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं चाहती हूँ डेली। ठीक है, आज से 30 डेज तक आप लोग भी ये करो कि 30 डेज चैलेंज आप लोग भी लो, रात 9 बजे से लेके 12-1 जितना हो जाए वो टाइम स्लॉट सिर्फ और सिर्फ विजन आईएएस की मैगजीन ही करोगे। आई प्रॉमिस ये आप लोग को बहुत अच्छा रिटर्न देगा, ये देख लेना आप लोग। ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि ये कितना बेनिफिशियल है उनके लिए, राइट? मैंने कॉमेंट्स देखे हैं उन लोगों के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ, जो कि है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का डिजिटल कोलोनियलिज्म। अच्छा, एक चीज़ और, आपको पता है इस चैनल पर हम लोगों ने इकोनॉमी की सीरीज शुरू की थी, राइट? तो इकोनॉमी के नोट्स काफ़ी लोग बोल रहे थे, तो इकोनॉमी के नोट्स पेड हैं 149 रुपीज़। अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसको परचेज करने का, या फिर आप लोग जो इकोनॉमी की सीरीज़ है उनकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा उसको परचेज करने का। ठीक है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, इसको देखने से पहले ये वाली वीडियो जो है इंपॉर्टेंट अपडेट, ये आप लोग ज़रूर देख लेना। और आज हम लोग जितने भी नोट्स जो भी इस वीडियो में इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी पेड रहने वाले हैं। और डोंट वरी, मैं ये जो पेड वाला सीन है ना इस विजन आईएएस की सीरीज़ के लिए, ये मैं 2-3 महीने में मैं हटा दूंगी, आई प्रॉमिस। बट फॉर नाउ इट इज़ पेड। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर जिन्होंने ये वीडियो देखी है उनको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब बहुत ही बड़ा हो गया इंट्रोडक्शन हमारा, अब करते हैं आज हमारा टॉपिक स्टार्ट। तो आज हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पहला टॉपिक है डिजिटल कोलोनियलिज्म। नाउ अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि मुझे बताओ कोलोनियलिज्म का क्या मतलब है, तो कोलोनियलिज्म आपको पता होगा जब एक पावरफुल कंट्री जो है अपने से कमज़ोर कंट्री के रिसोर्सेज, इकोनॉमी और कल्चर पर अपना कंट्रोल जो है, अपना डोमिनेशन जो है पूरी तरीके से जमा लेती है, उसको हम लोग कहते हैं कोलोनियलिज्म। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर किया था, हमको कोलोनियल बना के रखा था, तो वो है कोलोनियलिज्म। ठीक है, इसी का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है आपका डिजिटल कोलोनियलिज्म। डिजिटल कोलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, जब आपके बड़े कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी कंपनीज जो होती है, जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इंडिया का तो है नहीं वो, तो वो जो फॉरेन टेक्नोलॉजीज कंपनी है ना, वो डेवलपिंग कंट्रीज के डेटा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑनलाइन मार्केट पर अपना कंट्रोल जो है जमाती है अपने प्रॉफिट के लिए, उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल कोलोनियलिज्म। अब ध्यान से समझना इस पूरे प्रोसेस को। देखो, कोलोनियलिज्म में क्या होता था, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया, हमारे यहाँ इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज थे उनको यहाँ से चुरा के वहाँ अपने देश ले गए। समझ में आ गया? ये पूरा सिनेरियो था
कॉलोनियलिज्म में हमें मजदूर बना के रखा, अपना गुलाम बना के रखा। सिमिलरली जो डिजिटल कॉलोनियलिज्म है ना, इसी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। किस तरीके से, यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपकी फॉरेन कंपनी है, हम गूगल का एग्जांपल लेते हैं। आज की डेट में गूगल जो है मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स होल्ड करता है। जीमेल है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। गूगल मीट हम लोग यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव हम लोग यूज़ करते हैं, गूगल फोटोज़ हम लोग यूज़ करते हैं। कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग गूगल पे कितने तरीके से डिपेंडेंट है, राइट। अब गूगल की अपनी मोनोपोली चल रही है सर्च इंजन पे भी, तो हमारा जो भी डेटा होता है, जो मैं सर्च कर रही हूँ, जहाँ मेरी फ़ोटोज़ सेव है, मैं ड्राइव पे जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें, वो सारा डेटा जो है गूगल के पास है मेरा, राइट। और गूगल क्या करेगा, उसी तरीके से मुझे ऐड दिखाएगा, राइट। गूगल पे गई मैंने कुछ सर्च किया, ठीक है, और जैसे मैंने कोई ड्रेस सर्च कर ली, अब मैं नेक्स्ट टाइम कुछ और भी सर्च करूंगी तो मुझे ड्रेस के एड्स जो है दिखते रहेंगे इधर आजू बाजू। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो डेटा कंट्रोलेशन का काम है, ये सब कुछ जो है इसी को कहा जाता है डिजिटल कॉलोनियलिज्म। गूगल अपनी मोनोपोली चलाता है आपका सर्च इंजन पे। माइक्रोसॉफ्ट जो है, जो विंडोज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली है। तो इस तरीके से जो बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज है ना, अपनी मोनोपोलीज दिखा रही है डिजिटल दुनिया में। समझ में आ रहा है, उसको कहते हैं डिजिटल कॉलोनियलिज्म। मान लो कल की डेट में अगर गूगल बोल देगा कि जीमेल जो यूज़ करेगा उसको पर डे मतलब पर मंथ 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो आपके और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें उसको 10 रुपीज़ देना ही पड़ेगा। विंडोज़ में अगर आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ने बोल दिया कि विंडोज़ अगर आपको यूज़ करना है, आपको इतना अमाउंट है, आपको हर महीने देना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन फीस, तो क्या करेंगे, हम देंगे उसको सब्सक्रिप्शन फीस, राइट। कोई और चारा है नहीं हमारे पास इस वजह से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो कंट्रोलेशन है ना, डिजिटली जो कंट्रोल किया जा रहा है हम लोगों को, ये होता है आपका डिजिटल कॉलोनियलिज्म। ये डेफिनेशन जो है ना, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अब ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, तो हमारे जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक कंसर्न रेस किया है। उनका ये कहना है कि ये जो डिजिटल कॉलोनियलिज्म है ना, ये एक तरीके से क्या बनता जा रहा है आज के टाइम में, जो है ना, ये खतरा बनता जा रहा है किसी भी कंट्री की सोवेनिटी पे। समझ में आ रहा है, तो ये इनका कहना है। अब डिजिटल, जैसे मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जैसे कॉलोनियलिज्म हुआ हम पे, हमें एक्सप्लॉइट किया गया, हमें मजदूर बनाया गया, गुलाम बनाया गया, तो हमसे ना काम करवाया गया, ठीक है, खेती करो, इतना टैक्स भरो, ये करो, वो करो, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन डिजिटल कॉलोनियलिज्म में क्या है ना, मैं अगर किसी एक पर्सन की पहले बात करती हूँ, पहले आप ही से शुरू करते हैं। मान लो आपके मोबाइल का डेटा है, ठीक है, वो मैं रख लूँ और मैं आपको किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करने लग जाऊँ, तो आप ना क्या करोगे, आप कि मेंटली आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ जो है असर करेगी। समझ में आ रहा है, तो यही बात है जो आपका ये डिजिटल कॉलोनियलिज्म है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये जो हमारे इंडिया का जो डेटा ले रहे हैं ना, कंज्यूम कर रहे हैं, इस चीज़ पे कंसर्न है कि कल की डेट में उस डेटा का कहीं कुछ मिसयूज़ होता है तो हम और आप उस चीज़ को नहीं रोक पाएंगे। समझ में आ रहा है, डिजिटली जो ये चीज़ चल रही है, इस चीज़ को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्लियर है ये चीज़, तो ये है आपका डिजिटल कॉलोनियलिज्म, और इसी चीज़ पे कंसर्न रेस किया है हमारे फॉर्मर इंडियन वाइस प्रेसिडेंट ने। दैट इज इट, इतना हो गया। नाउ कॉलोनियलिज्म समझ में आया, डिजिटल कॉलोनियलिज्म। अब आप में से किसी ने मुझे एक मेल किया था, बहुत स्वीट सा, उन्होंने कहा था कि दी आप समझा रहे हो, मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे इंग्लिश मैं लिख लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, लेकिन जब मैं समझती हूँ ना, तो मुझे चाहिए कि मैं, जैसे ये विजन आईएएस की मैगजीन है, इसको आप थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा नोट्स प्रोवाइड करो। तो मैंने उनकी बात समझी, मैंने कहा ठीक है यही करेंगे। तो मैंने क्या किया है, डिजिटल कॉलोनियलिज्म है, ये रहा, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद इसको थोड़ा सा मैंने इंग्लिश में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश थोड़ा मिक्स करके मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे कि डिजिटल कॉलोनियलिज्म मतलब जब बड़े फॉरेन टेक कंपनीज डेवलपिंग कंट्रीज के डेटा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑनलाइन मार्केट पर अपना कंट्रोल जमा कर उनसे प्रॉफिट कमाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल कॉलोनियलिज्म। ताकि आप लोग जब मेरे नोट्स से रिवाइज करो तो आप लोगों को ईजी रहे, समझ में आ जाए, तुरंत एक पॉइंट देखते ही ना, पढ़ते ही एकदम याद आ जाए सारा लेक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं। तो डिजिटल कॉलोनियलिज्म समझ में आ गया। नाउ इधर आ जाओ, अब हम जो ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम कॉलोनाइज हो रहे हैं, डिजिटली कॉलोनाइज हो रहे हैं, डिजिटली जो है हम पे कब्जा किया जा रहा है, कंट्रोल बनाया जा रहा है, तो वो कंट्रोल हम पे कैसे बनाया जा रहा है, वो कंट्रोल हम पे डेटा के थ्रू बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है, डेटा के थ्रू बनाया जा रहा है। अब कैसे बनाया जा रहा है डेटा के थ्रू, ये देखो। तो सबसे पहला पॉइंट आपका कहता है हाइटेंड इकोनॉमिक गेन्स, यानी कि डेटा को यूज करके जो हमारी बड़ी कंपनीज हैं वो यूजर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर लेती है, उसको एनालाइज कर लेती है, इससे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आपने देखा होगा अमेजॉन वगैरह, मिंत्रा वगैरह, कोई भी आप ऐसे प्लेटफॉर्म खोलो, ई कॉमर्स ही एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, तो उसमें आपने जो ऐड देखा होगा, नेक्स्ट टाइम आप यूट्यूब खोलो आपको वही ऐड दिखेगा,
ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हमारे डेटा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और उससे प्रॉफिट कमाया जा रहा है, तो वो इतने टेम्पटिंग ऐड होते हैं ना कि आप मना नहीं कर पाओगे, आप क्लिक करके उसको परचेज कर ही लोगे। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है। फिर आपका कॉम्पिटिटिव एज, यानी कि डेटा के थ्रू ना कंपनीज को इंडिविजुअल और कलेक्टिव बिहेवियर का ना एग्जैक्ट प्रिडिक्शन जो पता चल जाता है। जैसे कि मैं बताऊँ, इन्होंने मुझे ऐड दिखा दिया शूज़ का, मैंने शूज़ परचेज कर लिए, नेक्स्ट टाइम मैंने कुछ भी कोई ज्वेलरी सर्च कर ली, तो नेक्स्ट टाइम ये मुझे ज्वेलरी का भी ऐड दिखाएंगे बहुत अग्रेसिवली, क्योंकि इनको पता है जो चीज़ मैं सर्च करती हूँ और वो ऐड आ जाए वो मैं परचेज कर लेती हूँ। तो ये जो मेरा बिहेवियरल पैटर्न है ना, शायद मुझे ना पता हो, शायद मैं इस चीज़ से अवेयर ना हो, लेकिन मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो इस चीज़ से कंप्लीटली अवेयर है। ठीक है। इसके बाद है एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, अगर आप में से जिन्होंने इंजीनियरिंग किया होगा उनको पता होगा ये कॉन्सेप्ट। तो एक चीज़ होती है आपकी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, जो आजकल काफ़ी चल रहा है। इसमें क्या होता है, आपके जो पुराने बिहेवियर पैटर्न रहे हैं उस डेटा को कलेक्ट करके आपके फ्यूचर में किस तरीके का पैटर्न रहने वाला है उस चीज़ को प्रिडिक्ट किया जाता है। समझ में आ गया? तो वही है, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है इस चीज़ में, ताकि आपके बिहेवियरल पैटर्न का हम लोग फ़ायदा उठा सके, प्रॉफिट कमा सके उस चीज़ से। फिर एक्सचेंज वैल्यू ऑफ डेटा, यानी कि डेटा जो है आपका वो एक कमोडिटी बन गया है। कमोडिटी का मतलब क्या है, एक चीज़ बन गया है, बिकने वाली चीज़ बन गई है डेटा। समझ में आ गया? चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके बीच में जो भी चीज़ें हैं वो डेटा है और वो कोई भी शेयर करके उस इनसाइट्स को पैसे कमा सकता है। समझ में आ गया? तो इस वजह से आज जो हम लोग कह रहे हैं कि हम कोलोनाइज हो रहे हैं, डिजिटली कोलोनाइज हो रहे हैं, वो डिजिटली कोलोनाइज हम लोग डेटा की वजह से हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं? डेटा की वजह से। नाउ इधर आ जाओ, की पिलर्स ऑफ डोमिनेंस कैरेक्टराइजिंग डिजिटल कोलोनियलिज्म, मतलब कि वो मेन बेसिस, वो फाउंडेशंस जिनके थ्रू जो आपकी बिग टेक कंपनीज है वो अपना कंट्रोल जमाती है और डेवलपिंग कंट्रीज पर अपना जो डोमिनेंस है ना वो दिखाती है। तो वो कौन से फैक्टर्स है? पहला है आपका इकोनॉमिक डोमिनेशन। और मैं एक चीज़ बताती हूँ, आगे नोट्स हम लोग देखेंगे, मैंने इनको याद करने का इतना बढ़िया आपका बना दिया ना, अभी देखना आगे। तो पहला क्या है? इकोनॉमिक डोमिनेशन। तो जो आपके बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ये सारी फॉरेन कंट्रीज के रिसोर्सेज कैप्चर करते हैं और उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट बना देते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल है, गूगल का सर्च इंजन है वो मोनोपोली होल्ड करता है, और माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है वो मोनोपोली होल्ड करता है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सारी मेटा है जो होल्ड करती है। तो ये जो सारी कंपनीज है ना, ये क्या करती है, ये जो भी उनको रिसोर्सेज, जो डेटा मिल रहे हैं ना, वो कैप्चर कर लेती हैं और फिर उनके ऊपर जो है हम लोगों को डिपेंडेंट बना देती हैं। आज की डेट में हम लोग व्हाट्सएप पे डिपेंडेंट है, इंस्टाग्राम पे डिपेंडेंट है, फेसबुक पे डिपेंडेंट है, गूगल पे डिपेंडेंट है, विंडोज़ पे डिपेंडेंट है। तो ये इस तरीके का पूरा क्या कहते हैं, बिहेवियर बना देती है कि हमें उनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंपीरियल कंट्रोल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जैसे कि मैं प्ले स्टोर का एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है। प्ले स्टोर गूगल क्या करता है, गूगल ये डिसाइड करता है कि प्ले स्टोर पे कौन से ऐप होंगे जो लिस्ट किए जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली जो आपका एप्पल ऐप स्टोर है उसमें एप्पल डिसाइड करता है क्या क्या होंगे जो लिस्ट किए जाएंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, इनका जो आर्किटेक्चर है आप देखोगे, ये देखती हैं कि जिस चीज़ को हम अलाउ कर रहे हैं कि कहीं वो हमसे बड़ा ना बन जाए। समझ में आ रहा है? तो वो उसको मद्देनजर रख के अपने आर्किटेक्चर को फ्रेम करती हैं। फिर है हमारा ग्लोबल सर्विलेंस कैपिटलिज्म, यानी कि जो आपकी कंपनीज है वो एडवांस्ड डेटा साइंस, मशीन लर्निंग वगैरह यूज़ करती हैं, यूज़र का बिहेवियर ट्रैक करती हैं और फिर अपने बिजनेस के लिए मतलब अपने बिजनेस के फेवरेबल कंडीशंस के लिए उनको यूज़ करती है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर अमेजोन का और मिंत्रा वगैरह का एग्जाम्पल दिया था, सेम वही। ठीक है। फिर आपका टेक हेगेमनी। तो ये क्या करता है, जैसे सिर्फ कुछ बड़ी कंपनीज डिसाइड करती हैं कि टेक्नोलॉजी किस डायरेक्शन में ग्रो करेगी, इस ग्रोथ के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी वही लोग सेट करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, अमेजोन का हो गया AWS, सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट का दे रखा है, गूगल क्लाउड दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे ये गूगल है वो डिसाइड कर रही है अब कि क्लाउड बनाया जाएगा, वहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाएगा, इंटरनेट पे डेटा स्टोर होगा। तो ये कुछ ही बड़ी कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है ना, इस चीज़ पे कब्जा बना के रखती हैं। ठीक है। फिर है आपका कल्चरल इंपीरियलिज्म। तो जो बड़ी टेक्नोलॉजीज़, जो बड़ी टेक कंपनीज़ हैं वो अपने कल्चरल वैल्यूज़ और लैंग्वेजेस को डोमिनेट करती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारा जो पूरा एल्गोरिदम है, ऐप्स का सब कुछ है, वो इंग्लिश मेजरली होल्ड करता है। ठीक है। वो अपने डोमिनेंट कल्चर को उसके थ्रू प्रमोट करते हैं। समझ में आ गया? अपनी लैंग्वेजेस को पुश करते हैं। सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ हैं आपके, जैसे चाइना हो गया, वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते, उनके अपने सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वो लोग अपनी लैंग्वेज में उसको चलाते हैं। तो सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ हैं जो कि इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, बट अदर देन दैट सारी डेवलपिंग कंट्रीज
कंट्रीज में वही होता है, ठीक है। फिर आपका डिस्कोर्स ऑफ बेनेवलेंस, तो ये जो कंपनीज है ना, ये कैसे अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करती है, समझो इस पूरे फ्रेमवर्क को। ये किसी डेवलपिंग कंट्री में जाते हैं और ये एज अ चैरिटी कि हम चाहते हैं कि हमारी सर्विसेज आपकी कंट्री में हो, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, ये डेवलप्ड, ऐसे हमारी टेक्नोलॉजी जो है डेवलप्ड है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो अगर आप लोग यूज़ नहीं करोगे तो आपका देश पीछे रह जाएगा। तो ऐसे कर करके वो लोग क्या करते हैं, फ्री है, ये है, वो है, इस तरीके का है, उस डेवलपिंग कंट्री में एंटर कर जाते हैं। उसके मार्केट में एंटर करने के बाद पूरा पैटर्न समझते हैं कि अच्छा ये है, यहाँ के जो इस देश के लोग हैं ये इस तरीके से काम करते हैं, फिर अपने प्रोडक्ट को वो लोग उसी तरीके से मॉडिफाई करते हैं और फिर ऐसे बना देते हैं कि वो जो लोग हैं ना वो कम्प्लीटली उनके प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट हो जाए। समझ में आ गया? तो ये है पूरा उनका गेम, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि फेसबुक का जो ये आपका फ्री बेसिक्स जो प्रोजेक्ट है वो अफ्रीका में फिलॉन्थ्रफी प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट किया गया था उनके भले के लिए, लेकिन उनका मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि यूज़र बेस और उनका डेटा गेन करना, जिससे उनको पता लग सके कि यहाँ के लोग किस तरीके से काम करते हैं, ताकि फ्यूचर में वो लोग कोई नया प्रोजेक्ट ला सके जो वहाँ के लोगों की नीड को पूरा करे, जिससे लोग उस प्रोजेक्ट पर डिपेंडेंट बन जाए। समझ में आ रहा है? तो ये है पूरा गेम और ये वो पिलर्स हैं जिनकी वजह से ये जो कंपनीज है ना ये अपना डोमिनेंस जो है डेवलपिंग कंट्रीज में दिखा सकती हैं इजीली। समझ में आ रहा है? अब इसको आगे कराने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप लोग मेंस की प्रैक्टिस करते हो, मेंस के पर्सपेक्टिव से सोचते हो, तो आपको दो चीज़ें करनी चाहिए। एक तो है स्टैटिक पार्ट और दूसरा है आपको करंट पार्ट। समझ में आ गया? स्टैटिक पार्ट आपने पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हो गया। करंट पार्ट की बात करें तो जैसे हम लोग मैगजीन कर रहे हैं, पर मैगजीन करना इनफ नहीं है, हमें इन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। आप मानोगे नहीं, मिनिमम 500 क्वेश्चन आपको अपने पास प्रैक्टिस करके रखने हैं रजिस्टर में, तब जाके आप वहां पे 20 क्वेश्चन का आंसर जो है लिख पाओगे। पर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, तो इसी वजह से इस सीरीज के थ्रू मैं आप लोगों को मेंस के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप लोग ऐसा नहीं है पढ़ लिया रख दिया, उसकी प्रैक्टिस करना, प्रॉपर रजिस्टर में लिखना उस आंसर को, समझ में आया, और उसको प्रिजर्व करके रखना और प्रैक्टिस करते रहना डेली डेली। समझ में आया? तो ऐसे कर करके क्या होंगे, आपके पास 500 क्वेश्चन करंट अफेयर से प्रिपेयर हो जाएंगे और आप मेंस में बहुत अच्छे से लिख के आओगे, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है कि इश्यूज विद डिजिटल कॉलोनियलिज्म। अब इससे हमें प्रॉब्लम क्यों है? ये जो हम लोग कॉलोनाइज हो रहे हैं डिजिटली, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें सबसे पहला है राइजिंग नॉर्थ साउथ डिस्पैरिटी। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, मैं जितने भी अभी कंपनीज के नाम ले रही हूँ, मुझे बताना है कंपनीज कहाँ से हैं। जैसे गूगल हो गया, मेटा हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये कंपनीज जो है ग्लोबल नॉर्थ की कंपनीज है। यूएस हो गया आपका, यूरोप हो गया आपका। समझ में आ गया? अब इन कंपनीज को फायदा क्या होता है? तो जैसा मैंने आपको बताया, ये अपने प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट ही नहीं बनाते, बल्कि वो कंपनीज जिस कंट्री में है, जहाँ से वो कंपनीज हैं, जहाँ पे उनका बेस है, वो जो कंट्री है ना वो एआई के मामले में आगे जा रही है, टेक्नोलॉजी के मामले में आगे जा रही है, डेवलपमेंट हो रहा है उनके देश में, प्रॉफिट वो लोग कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं ग्लोबल साउथ की। तो ग्लोबल साउथ में इंडिया आता है आपका, ठीक है। ग्लोबल साउथ में जितनी कंट्रीज है ना, वो कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ इनके प्रोडक्ट यानी कि ग्लोबल नॉर्थ के प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स हैं। समझ में आ गया? हम लोग बहुत हेवीली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा इनके कंज्यूमर्स हैं। इनका डेटा जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, इनका जो भी प्रोडक्ट है उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। समझ में आ गया? और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग हमसे प्रॉफिट कमाते हैं, और प्रॉफिट ही नहीं कमाते बल्कि इनके देश की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, ये लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वेयर एज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सिर्फ कंज्यूमर बनते जा रहे हैं इनके प्रोडक्ट के। समझ में आ रहा है? इन पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। हमारा कोई गूगल नहीं है, हमारा कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, बल्कि हम लोग इनके प्रोडक्ट को हेवीली इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बड़ा डिस्पैरिटी है। इसके बाद है नेशनल सिक्योरिटी। तो जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, उनका अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं सिर्फ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गया, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ये वगैरह, लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो उनका आपस में जो उनका साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क है वो अगर स्ट्रांग नहीं हुआ तो फॉरेन कंपनीज क्या करेंगी? उन पे अपना कंट्रोल जमाने लग जाएंगे, ठीक है, और उनके जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उनका डेटा लीक होने के चांसेस हैं। समझ में आ रहा है? तो ये एक खतरा है। फिर आपका प्राइवेसी एंड डिजिटल राइट्स, सेम इसी से मिलता जुलता है ये। अगर हम लोग किसी फॉरेन प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट हो रहे हैं तो 100% चांसेस हैं वो लोग हमारा डेटा ले रहे हैं, उस डेटा को वो लोग अपने तरीके से यूज कर रहे हैं। मैं बताती हूँ क्यों। देखो, हर कंट्री का डेटा को लेके अलग अलग लॉ है, राइट। हर कंट्री में आप जाओगे और डेटा राइट अलग अलग है। अब ये जो फॉरेन प्लेटफॉर्म्स है ना, ये डेटा को किस तरीके से लेती हैं, हैंडल करती हैं, फिर वो मिसयूज भी हो जाता है तो कोई लायबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म तो बोल देते हैं हमारे कंट्री में तो ये अलाउड है, आपकी कंट्री में ऐसा था, हमें पता नहीं था। समझ में आ रहा है? ये इस तरीके के बहुत सारे लूप होल्स होते हैं जो निकल जाते हैं और फिर डेटा का मिसयूज होता है।
समझ में आ रहा है। फिर आपका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू लोकल बिजनेस। अब जो ये लोकल बिजनेसेस है ना, इन पे भी थोड़ा बहुत खतरा रहता है। कैसे? तो ये जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा डोमिनेंट हो जाते हैं। फिर इनके प्लेटफॉर्म में आप देखोगे कुछ फॉरेन बिजनेस, फॉरेन जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा पुश मिलता है कंपेयर टू लोकल बिजनेस। समझ में आ रहा है। तो बड़े स्टार्टअप्स जो है उन्हीं को थोड़ा ज़्यादा पुश मिलता है, यहाँ पे ऐड वगैरह देके आप काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर है आपका इकोनॉमिक लॉस। तो ये जो बिग टेक कंपनीज है ना, ये लोग बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, जो मैंने आपको ऊपर बताया था इसके केस में कि ये हर कंट्री का अपना अलग अलग राइट है, डेटा को लेके अपना अलग अलग लॉ है। सिमिलरली हर कंट्री का टैक्स आपको भरना पड़ेगा, प्रॉफिट आप कितना कमाते हो, क्या करते हो। तो ये लोग क्या करते हैं ना, अपनी कंपनी रजिस्टर कहीं और कराते हैं किसी और देश में जहाँ पे टैक्स कम लगे, प्रॉफिट किसी और देश से कमाते हैं लेकिन उस देश में टैक्स नहीं भरते हैं। और इसी चीज़ को कहा जाता है आपका बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। प्रॉफिट कहीं और से कमा रहे हो आप लोग, टैक्स कहीं और भर रहे हो आप लोग जहाँ पे आपको कम मिल रहा है, कम देना पड़ रहा है टैक्स। ठीक है। इसके बाद है डिफ़िकल्टी इन रेगुलेशंस। तो जो आपका साइबर स्पेस है, ये चीज़ रेगुलेट करना ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से मान लो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इंटरनेट पे सारी चीज़ें कंट्रोल करना। तो वही है, बस रेगुलेशन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। फिर आपका नेटवर्क इफेक्ट। तो जब एक कोई प्लेटफॉर्म आपका क्रिटिकल मास यानी कि ज़्यादातर यूज़र्स को अचीव कर लेता है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है होती है। यूज़र्स जो है आपके उसी प्लेटफॉर्म पे स्टक हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली हम लोग जो है उस प्लेटफॉर्म के कंज्यूमर बन जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है, हो गया आपका नेटवर्क इफेक्ट। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे सम मेजर्स टेकन बाय वेरियस कंट्रीज टू टैकल डिजिटल कोलोनियलिज्म। अब डिजिटल कोलोनियलिज्म से लड़ने के लिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं। जैसे कि इंडिया में है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ग्लोबल कंपटीशन एक्ट 2002, ग्लोबल एडवोकेसी हो गया, अदर एफर्ट्स हो गया। तो ये सारा आप लोग एक बार रीड कर लेना कि इंडिया में कौन कौन से एक्ट हैं जो कि डिजिटली कोलोनियलिज्म से बचने के लिए हैं। और अदर नेशंस की अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन का डेटा एक्ट, डेटा गवर्नेंस एक्ट, एआई एक्ट एंड सो ऑन, ये एक बार आप लोग रीड कर लेना। ठीक है। ये ना आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में सिर्फ इतना हो सकता है कि आप इनका नाम लिख के आओगे, इनको एक्सप्लेन करने आप लोग नहीं बैठोगे। ठीक है। इनका एज एन एग्जाम्पल आप यूज़ करोगे, दैट्स इट। ठीक है। अब मेंस का ना, मेंस आंसर राइटिंग का रूल नंबर 1, ये चीज़ एकदम गांठ बांध लो। जहाँ पे हम लोगों ने इश्यूज़ लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं हम लोगों ने इश्यूज़, तो हमें उस आंसर में इनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना है। अब वो सॉल्यूशन हम लोग वे फॉरवर्ड की हेडिंग में मोस्टली प्रोवाइड करते हैं। तो पहला क्या है इसमें, डिजिटल सोवेनिटी। तो यानी कि हर नेशन को अपने डिजिटल एसेट यानी कि डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, नॉलेज, उन पर कंट्रोल बना के रखना चाहिए। हर नेशन को पता होना चाहिए उनका कौन सा डेटा है, कौन सी कंपनी कितना डेटा कैसे यूज़ कर रही है। ठीक है। फिर आपका डेटा लोकलाइजेशन। तो डेटा को सिर्फ अपने नेशनल बॉर्डर्स के अंदर स्टोर करो, ट्रांसफ़र करो, प्रोसेस करो, अपने नेशन के बाहर मत जाने दो। समझ में आ रहा है। फिर आपका कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस। तो डेटा के लिए क्लियर रूल्स बनाओ, आपकी डेटा जनरेशन को लेके, प्रोटेक्शन को लेके, शेयरिंग को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, और हर कंपनी को आप रखो कि ये नॉर्म्स एंड ये प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। फिर आपका मैनेजिंग क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोस, यानी कि आप क्या करो, पॉलिसीज़ को बार बार अपडेट करो ताकि एक बैलेंस बना रहे, ग्रोथ, पब्लिक इंटरेस्ट, ग्लोबल टेक इंटीग्रेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये भी मेंटेन रहे, लेकिन आपका जो लॉ है वो भी बार बार क्या होता रहे, चेंज होता रहे, जिससे कोई भी फॉरेन कंपनी आपके यहाँ आके किसी भी लॉ को ब्रीच ना करे। उसको पता रहे कि अच्छा ये लॉ बार बार यहाँ पे इनके अपडेट हो रहा है। समझ में आ रहा है। फिर आपका रीफॉर्मिंग द डेटा लाइफ साइकिल। तो डेटा को प्रॉपर मैनेज करो, क्रिएट करो, स्टोर, यूज़ करो, फिर डिस्ट्रक्ट करो, रीयूज़ करो, जैसे आपको करना है वैसे करो और इसका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। फिर आपका इंक्लूसिव डिजिटल फ्यूचर, यानी कि डिजिटल डिवाइड ब्रिज करो, आप सबको इंक्लूड करो, सोशल इंक्लूजन कम करो, आप एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो कि अगर आप डेटा यूज़ कर रहे हो ये एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे यहाँ, इस एथिकल स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए, किसी का डेटा लीक नहीं होना चाहिए, ब्रीच नहीं होना चाहिए। एंड लास्टली कंक्लूजन। तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आओ जिससे आपकी कंट्री की सोवेनिटी सेफ रहे। समझ में आ रहा है। आप इस तरीके से अपना डेटा मैनेज करो कि कोई और अगर फॉरेन स्टार्टअप कोई आपकी कंट्री में आके काम करना चाह रहा है तो वो आपका डेटा जो है मिसयूज़ ना करे उसका। समझ में आ गया। तो ये था कंक्लूजन। नाउ जब हम ये विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ते हैं ना तो ये आपका मेंस ओरिएंटेड ज़्यादातर रहता है। तो इसमें जैसे ये इन्होंने करंट अफेयर लिख दिया पूरा कि ये करंट अफेयर है, इसमें इनको एक वर्ड मिल गया डिजिटल कोलोनियलिज्म। अब इसके ऊपर इन्होंने पूरी अपनी मैगजीन निकाली है। डिजिटल कोलोनियलिज्म क्या है, इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन निकाला है, इसके की पिलर्स जिसकी वजह से ये डिजिटल कोलोनियलिज्म बढ़ रहा है वो, फिर इसके बाद इसके चलते इसमें इश्यूज़ क्या है वो इन्होंने बताए हैं। देन इंडिया और वर्ल्ड वाइड क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं उसको टैकल करने के लिए, और इश्यूज़ जहाँ लिखे हैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना ही पड़ेगा उनका, तो ये सॉल्यूशन। और इसी तरीके से आप लोग मेंस में अपने आंसर्स को लिख के आते हो। पहले स्टार्ट करते हो आप लोग इंट्रोडक्शन से, एंड ऑब्वियसली आंसर वर्ड लिमिट होता है 200 से 250 वर्ड्स, तो आप इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते हो। इसी वजह से इनकी समरी आपको पता होनी चाहिए। आप अपने शब्दों में लिखो। शब्दों में कब लिखोगे? जब उस चीज़ को समझ पाओगे, ठीक है। नाउ आई होप ये क्लियर हो। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे नोट्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा डिजिटल कोलोनियलिज्म, इसकी डेफिनेशन, डिजिटल कोलोनियलिज्म क्या है, ये इंग्लिश में है। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश मिक्स मतलब लिख दिया है ताकि आप लोगों को पढ़ते एकदम मतलब समझ में आ जाए। तो डिजिटल कोलोनियलिज्म मतलब जब बड़ी फॉरेन टेक कंपनी डेवलपिंग कंट्री के डेटा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑनलाइन मार्केट पर अपना कंट्रोल जमा कर उससे प्रॉफिट कमाती है। समझ में आ गया? तो ये क्या है? डिजिटल कोलोनियलिज्म है। नाउ इधर आ जाओ। अब यहाँ ये डायग्राम मैंने बना रखा है, ये आपको दिख रहा होगा, डेटा की एनेबलर ऑफ डिजिटल कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म जो है वो मतलब डिजिटली कोई आपको कोलोनाइज कैसे कर सकता है? डेटा की हेल्प से। अब वो कैसे कर सकता है मैंने आपको ऊपर समझा दिया, यहाँ मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है। इसके बाद अब इधर देखो, पिलर्स ऑफ डिजिटल कोलोनियलिज्म, कैसे कोलोनियलिज्म जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कैसे वो फैल रहा है, कैसे डिजिटली कोलोनाइज किसी को भी किया जा सकता है, किसी भी कंट्री को। तो इकोनॉमिक डोमिनेशन हो गया, इंपीरियल कंट्रोल ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, ग्लोबल सर्वेलेंस एंड सो ऑन, मैंने आपको बता दिया है। अब इसको आप याद कैसे कर सकते हो? तो EIGHT होता है, 8 की स्पेलिंग, H हटा देना, T, बाकी ये C और B। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा ऐसे कर करके याद कर सकते हो। तो ये पिलर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये मैंने काफ़ी शॉर्ट में और पता है कनेक्ट करके लिखा है मैंने, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नीचे, इश्यूज क्या है डिजिटल कोलोनियलिज्म में? तो नॉर्थ साउथ गैप डिस्पैरिटी देखने को मिलता है, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, प्राइवेसी एंड राइट्स एंड सो ऑन। इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। फिर आ जाओ वे फॉरवर्ड में, हमने क्या, एक सेकेंड यहाँ इसे मिटा दो, हाँ, वे फॉरवर्ड में हमने सॉल्यूशन लिखा है। अब ये सॉल्यूशन हमने कनेक्टेड वे में लिखा है। देखो पहले क्या है, डिजिटल सोवेनिटी, डिजिटल लोकलाइजेशन, यानी कि अगर स्टेट यानी कि हर कंट्री अपने डिजिटल एसेट्स को कंट्रोल करेगी तो डेटा अपने बॉर्डर्स के अंदर ही रखा जा सकता है, किसी एक कंट्री के बाहर वो डेटा नहीं जाएगा, ठीक है। नाउ डेटा कहीं बाहर नहीं जाएगा, यानी कि डेटा लोकलाइज्ड है, उसी कंट्री के अंदर है। डेटा लोकलाइज्ड है तो उसका कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस होगा, यानी कि उसको अच्छे से जनरेट, प्रोटेक्ट, शेयर और मैनेज किया जा सकेगा। फिर इसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस, यानी कि अगर डेटा को हम लोग अच्छे से जनरेट, प्रोटेक्ट, शेयर और कंजर्व करके रखेंगे तो उससे मैनेज करना ईजी हो जाएगा। मैनेज करना ईजी हो जाएगा तो हम अच्छे से क्रॉस बॉर्डर फ्लो कर पाएंगे, पॉलिसीज बना पाएंगे एंड सो ऑन। तो ये मैंने आपको समझा दिया है ऊपर, ठीक है। तो ये वे फॉरवर्ड है। अब आ जाओ इधर मेंस के क्वेश्चन की तरफ। नाउ डिजिटल कोलोनियलिज्म पोजेस अ थ्रेट टू द सोवेनिटी ऑफ नेशंस, डिस्कस द एग्जांपल्स, डिस्कस विद एग्जांपल्स। इस क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है। इसका सारा कंटेंट ऑलरेडी है ही यहाँ पे दिया हुआ, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, पिलर्स दे दिया है, और थोड़ा बहुत जो एडिशन करना है आपको इसमें लिखना है। नाउ मैंने आंसर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए हैं, लेकिन जो भी लोग ये नोट्स परचेज करेंगे उनको इसी PDF में इसका आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर भी आपको उस PDF में मिल जाएगा जो लोग परचेज करेंगे। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास है ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने क्या किया है, रिसेंटली कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स जो है उनको बैन कर दिया है, क्योंकि उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिस तरीके का कंटेंट दिखाया जा रहा था वो नहीं दिखाया जाना चाहिए था। साथ ही आपका वो कंटेंट जो था ना पब्लिक के लिए इजीली एक्सेसिबल था, तो इस वजह से उसको बैन कर दिया गया है कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स को। तो बेसिकली ये हुआ क्या है, जो बैन है ना आपका, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इसके अंडर किया गया है, और साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, तो इनके अंदर जो है इन OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया है। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एक्ट्स है ना, ये बेसिकली कुछ रूल्स लेके आते हैं कि हर OTT प्लेटफॉर्म को ये रूल्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे, कंपलसरी है। अगर नहीं फॉलो किए तो उनके खिलाफ एक्शन लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो बस वही है, उन्होंने फॉलो नहीं किया और इसीलिए उनके खिलाफ जो है ये एक्शन लिया गया। अब ये जो प्लेटफॉर्म थे ना, इन पे कुछ अपसीन्स कंटेंट दिखाए जा रहे थे। अब ये जो डेफिनेशन है ना, आपको पता है जब कोई भी लॉ है, कोई भी एक्ट है, कोई भी चीज़ है इस तरीके की, तो आपको ये पता होने चाहिए, मतलब उस एक्ट में हर एक चीज़ की डेफिनेशन दे रखी होती है, ठीक है। सिमिलरली ये जो एक्ट्स है ना, इनमें ऑब्सीन की क्या डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, जिसके तहत उन OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया है। तो ये जो डेफिनेशन है ना ऑब्सीन की, ये निकली है आपकी रंजीत D उदेशी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में इस
सुप्रीम कोर्ट के केस में इस वर्ड की डेफिनेशन जो है निकली है कि क्या है ऑब्सीन का मतलब, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऑब्सेनिटी यानी कि फ्री स्पीच, उसको आर्टिकल नंबर 19 के अंदर आपके पास है वो, लेकिन आर्टिकल नंबर 19 में भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह सब कुछ है, लेकिन कभी कभी उनके ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। समझ में आ गया? तो इसी वजह से जो है इसको बैन किया गया। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इस केस का नाम पता होना चाहिए, किसकी डेफिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई ये पता होनी चाहिए। इसके बाद अब कंटेंट रेगुलेशन का नीड क्यों था? तो सबसे पहले तो सोसाइटल रीच एंड इन्फ्लुएंस। तो आपको पता है इंडिया में आपके 950+ मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, और अगर कंटेंट आप अनरेगुलेटेड रखोगे, कंटेंट को रेगुलेट नहीं करोगे कि कौन से प्लेटफॉर्म में क्या कंटेंट दिखाया जाना चाहिए, तो इसका जो इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे बहुत नेगेटिव पड़ सकता है। समझ में आ रहा है? हो सकता है जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, जिनको उस तरीके का कंटेंट कंज्यूम नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से। दूसरा आपका कर्बिंग वायलेंस एंड वायलेंट बिहेवियर। तो स्टडीज के अकॉर्डिंग कुछ जो आपकी अडल्ट वीडियोस होती हैं, इनमें ना जो 90% सीन्स है ना वो फिजिकल अग्रेशन का होता है, जिस वजह से जो ह्यूमन माइंड है ना वो भी इस तरीके का ट्रिगर हो जाता है। समझ में आ रहा है? वायलेंस को नॉर्मलाइज करने लगता है, उसको लगता है वायलेंस तो नॉर्मल है, तो वो चीज़ गलत है। इस वजह से इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। तीसरा आपका प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल ग्रुप्स। तो जो आपके चिल्ड्रंस हैं, विमेंस हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो आपके चिल्ड्रंस होते हैं उनको अर्ली एक्सपोजर जो है, अगर वही ऐसे कंटेंट्स का मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है, तो उसका इम्पैक्ट ना उनके माइंड पे कुछ अच्छा नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? फिर बात करते हैं विमेंस की। तो विमेंस ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिफिकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, वायलेंस अगेंस्ट विमेन, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो रही हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, जिनको बैन करना ज़रूरी था। इसके बाद है आपका माइनॉरिटी। तो ऑनलाइन हेट स्पीच, सोसाइटल डिवीजन, माइनॉरिटी के लिए एंगर, ये सारी चीज़ें जो है ना, ऐसे कभी कभी ऐसा कंटेंट हम देखते हैं जिससे इन चीज़ों को पुश मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से जो भी ऑनलाइन कंटेंट है उसको रेगुलेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपका एथिकल इम्पेरेटिव। तो अनकंट्रोल्ड जो डिग्रेडिंग कंटेंट होता है ना, वो सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज़, फैमिली इंस्टीट्यूशंस, इन तीनों ही चीज़ों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। होता क्या है ना, अगर हम ज़्यादा देर वायलेंस देख रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो हमारे माइंड के लिए नहीं है अच्छी, हमें उतना कंज्यूम नहीं करना चाहिए, तो हमारा माइंड ना उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने लगता है। अगर मैं सपोज कोई मूवी देख रही हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे वायलेंस कुछ है, तो मुझे लगेगा कि अरे रियल लाइफ में मैं वायलेंस कर सकती हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देता है ऐसे कंटेंट, तो उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखो 2021 में ये एक ऐप था जिसमें क्या हो रहा था, जो इमेजेस, विमेन की इमेजेस नहीं शो होनी चाहिए वो शो ये लोग करते थे, और उस इमेजेस के बदले उनका ऑक्शन करते थे, पैसे कमाते थे उनके बदले। समझ में आ रहा है? जो कि बहुत ही बेकार चीज़ है, तो वो ये लोग करते थे। तो ऐसे इंसिडेंट्स भी हमें काफ़ी देखने को मिले हैं। अब क्योंकि हम एथिकली बात कर रहे हैं, तो क्या एथिकली फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग हमसे जो कंटेंट रेगुलेट हो रहा है, ये क्या किसी तरीके की फ्रीडम हमसे छीन रहा है? तो जेएस मिल जो है, इनके अकॉर्डिंग इनका जो हार्म प्रिंसिपल है, जेएस मिल्स हार्म प्रिंसिपल, ये कहता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम जो है लिमिट हो सकती है अगर सोसाइटी को हार्म ना हो। तो अगर कोई कंटेंट, कोई किसी तरीके का प्लेटफॉर्म बैन हो रहा है जिससे हमारा जो माइंड है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, तो वो किसी भी तरीके से मेरी फ्रीडम नहीं छीन रहा है। मान लो ये कंटेंट जो बैन किए गवर्नमेंट ने, आप कल के डेट में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो इस चीज़ को लेके, ये कंटेंट क्यों बैन किए, ये मेरे लिए अच्छा है या मुझसे मेरी आप फ्रीडम छीन रहे हो, ये कंटेंट बैन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्योंकि वो जो कंटेंट बैन हो रहा है वो अल्टीमेटली इसलिए बैन हो रहा है ताकि सोसाइटी को किसी भी तरीके का हार्म ना पहुंचे। समझ में आ गया? तो एथिकली ये चीज़ जो है सही है। फिर है आपका यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैटेगोरिकली इम्पेरेटिव ऑफ कैंट। तो कैंट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, ये ह्यूमंस को ऑब्जेक्ट बनाकर यूज करना एथिकल वायलेशन है, ये कहता है। तो जो आप ये इमेजेस देखते हो, स्पेशली यंग गर्ल्स की, विमेंस की इमेजेस, जिसको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है बहुत ज़्यादा, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है, एथिकली भी, मॉरली भी, हर तरीके से, ठीक है। फिर आपका अनइक्वल इम्पैक्ट, सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट अनइक्वल पड़ता है। जो लो इनकम है, लो डिजिटल लिटरेसी वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। तो बेसिकली आपका ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो है आपका कंटेंट रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इंटरनेट यूज़र्स बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारी सोसाइटी लार्ज हो रही है, यानी कि जो कंटेंट हम कंज्यूम करेंगे उस तरीके का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से इनको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नाउ इधर आ जाओ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेशन ऑफ ऑब्सीन कंटेंट। अब ऑब्सीन कंटेंट को लेके क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है हमारे यहाँ? तो ये IT एक्ट 2000 है, इसका सेक्शन नंबर 67A, ये
किस चीज़ से डील करता है। देन IT रूल्स 2021, ये जो है एक बार आप लोग पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ये ना प्री के पर्पज से ना मेंस में, खाली मेंस में आएगा भी तो हम सिर्फ इतना यूज़ करेंगे नाम, इसको डिफाइन करने नहीं बैठेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ चैलेंजेस इन रेगुलेटिंग कंटेंट। अब कंटेंट को रेगुलेट करते, जो बॉडी रेगुलेट करती है कंटेंट को, उनको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, कंटेंट रेगुलेशन में क्या क्या चैलेंजेस है जो आ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है रेगुलेटरी चैलेंजेस। अब होता क्या है ना, आपने वो चीज़ सुनी होगी, अगर कई सारे कुक मिलके एक खाना बनाते हैं तो वो खाना खराब हो जाता है, राइट। सिमिलरली अगर कई सारे डिपार्टमेंट एक ही काम को देखेंगे तो वो काम मतलब होगा ही नहीं कभी। तो वही चीज़ है यहाँ पर, आपका जो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, देन MIEB हो गया। तो ये दोनों ही हैं जो इस चीज़ को रेगुलेट करती है, कंटेंट रेगुलेशन को। तो कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाता है, कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाता तो दोनों के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। उनको लगता है वो करेंगे, उनको लगता है वो करेंगे, और अल्टीमेटली कोई नहीं करता है, ठीक है। फिर है आपका फिर आपका सब्जेक्टिविटी इन डेफिनेशंस। तो सब्जेक्टिविटी इन डेफिनेशंस का मतलब है ऑब्स्सिनिटी को ना अलग तरीके से हर कोई देखता है, ठीक है। कोई वायलेंस, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, तो उसकी कोई क्लियर डेफिनेशन गवर्नमेंट को डिफाइन करनी चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड होती हैं वो बताना चाहिए। तो वो है यहाँ पे। फिर है टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन। अब होता क्या है ना, OTT प्लेटफॉर्म्स बैन हो गए, ठीक है, मान लो। अब जो कॉन्टेंट है हो सकता है व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास आ रहा हो, टेलीग्राम के थ्रू आपके पास आ रहा हो। अब इनमें प्रॉब्लम ये होती है कि मैसेजेस एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं, यानी कि मेरे और अगर मैं जिनसे चैट कर रही हूँ सिर्फ हम दोनों के बीच में, कोई और तीसरी पार्टी उन चैट्स को एक्सेस नहीं कर सकती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली ये चेक नहीं कर सकती कंटेंट जो है ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू तो नहीं वायरल हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसकी वजह से ना जो इलीगल कंटेंट्स है वो ऐसे ही सर्कुलेट होता है, ये हमें देखने को मिलता है। फिर है सोशल मीडिया एल्गोरिथम। अब सोशल मीडिया में आजकल किस तरीके की रील्स वायरल हो रही है ये हम सबको पता है। तो होता क्या है ना, किसी ने अगर एक्सीडेंटली एक रील देख ली, फिर सजेस्टिव उसको वही रील्स होती रहेंगी, वैसी उसी तरीके की रील्स जो है सजेस्ट होती रहेंगी। तो ये क्या एक फीडबैक लूप है जिसमें आप फंस चुके हो, एक बार जो आपने देखा वही आपके पास आएगा। फिर है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। यूज़र ज़्यादातर VPNs वगैरह का यूज़ कर लेते हैं और क्या कहते हैं, इनसे जो इंडिया में साइट्स बैन है उसका एक्सेस उनको मिल जाता है। फिर है क्रिएटिव फ्रीडम। तो स्ट्रिक्ट बैन और रेगुलेशन से ना जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी जो आर्टिस्टिक फ्रीडम है वो हम छीन सकते हैं कि आप इस तरीके का कंटेंट नहीं बना सकते, इस तरीके का कंटेंट नहीं बना सकते, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, राइट। तो वो देखने को मिलता है हमें। फिर आर्टिकल नंबर 19 का वायलेशन है ये, क्या उससे फ्रीडम ऑफ स्पीच आप छीन रहे हो उनकी, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आ जाओ वे अहेड। अब इनका सॉल्यूशन क्या है। पहला है आपका मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस, यानी कि जब भी आप लोग ऐसे कोई रेगुलेशंस बना रहे हो तो डिजिटल प्लेटफॉर्म होल्डर्स जो हैं, कंटेंट क्रिएटर्स जो है, रेगुलेटर्स जो है, आप सब आपस में सलाह मशवरा करो और सलाह मशवरा करके कोई एक ऐसे नतीजे पे पहुंचो जिससे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन भी ना छीने जा सके, सबके पॉइंट ऑफ व्यू आप सुन सको और एग्जैक्टली किस तरीके का कॉन्टेंट आपको बैन करना है, किस तरीके का कॉन्टेंट बैन नहीं होना चाहिए, इस पर आप आ सको, इस मुद्दे पर। फिर है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करो जहाँ पे जो प्रोफैनिटी है वो बैन हो जाए, यानी कि जो वल्गर लैंग्वेज, गाली गलौच हो गई या ऐसा कोई ऐसा कोई कंटेंट है जो नहीं कंज्यूम करना चाहिए वो हो गया। तो इस तरीके का आप कुछ करो, AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स बनाओ, एल्गोरिदम ऐसे डिज़ाइन करो जिससे ऐसा कंटेंट जो है सर्कुलेट ना हो। फिर आपका स्ट्रेंथनिंग सेल्फ रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट बोल दे कि मुझे ना हमें इस तरीके का कंटेंट नहीं चाहिए, ठीक है। और हर जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज़ मीडिया है, डिजिटल कंटेंट कंपनीज़ हैं, उनको ये मेक श्योर करना है कि ये इस तरीके का कंटेंट बाहर नहीं आना चाहिए। उस चीज़ को लेके वो OTT प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़ मीडिया या डिजिटल कंटेंट कंपनीज़ जो हैं वो रूल्स बना सकती हैं। तो वो खुद रूल्स बनाएंगी, उनको फॉलो करेंगी, तो वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है बन जाएंगी। इससे गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उनका भी पालन होगा और दूसरी चीज़ ये होगी, ये कंपनीज़ वो कंटेंट पब्लिश करने से पहले खुद भी मॉनिटर करेगी कि कहीं ये गवर्नमेंट के रूल्स को तो नहीं कहीं किसी भी तरीके से वायलेट कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये है। फिर है आपका लर्निंग फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो कंट्रीज़ है जिन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्रोच अपनाए हैं, जिनसे उनके वहाँ का कंटेंट रेगुलेट हुआ है, हमें उस तरीके के मेथड्स को हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे यूरोपियन यूनियन ने अपनाया ऑडियो विजुअल मीडिया सर्विसेज करके। फिर आपका GDPR है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग करेगा उस चीज़ को लेके। तो ये सारी चीज़ें जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस चल रही है बेस्ट, उनको अडॉप्ट करे इंडिया और इस तरीके से रेगुलेशन लेके आए, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों ने कमेंट
कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। समझ में आ गया, इनका जो मेन ऑफिस है। ये आपका प्री का क्वेश्चन है, इस वजह से मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से। अब कमेंट सेक्शन में देखो 30 डेज चैलेंज तो हम कर रहे हैं, 30 डेज तक लगातार मेरी वीडियोस आएंगी, बट कमेंट सेक्शन में आपको पहली चीज़ कमेंट करनी है, एक तो प्रेजेंट दी कि हम प्रेजेंट हैं, बताओ भाई, मुझे एंगेजमेंट बढ़ाओ। दूसरी चीज़ ये, जो 2 मैं क्वेश्चन पूछूंगी उनके आंसर्स, ठीक है, और एक साथ में एक इमोजी जो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। तो ये था आपका ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन को लेके। नाउ नीचे आ जाओ फटाफट से यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की तरफ। तो देखो ये थोड़ा अलग ही स्टाइल में नोट्स। सबसे पहले बात तो ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन क्या है ये आप लोग लिख सकते हो, इसकी नीड क्या है, ये देखो ये टेबल के फॉर्म में मैंने बताया ताकि रीज़न और इसका क्या इम्पैक्ट है, क्यों है इसका नीड बेसिकली, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है 1 लाइन में। इस तरीके की टेबल भी आप अपने आंसर राइटिंग में बना सकते हो। देखो ये कितना छोटा हो गया है, 250 वर्ड्स ही आपके पास रहते हैं, राइट। ये छोटा है लेकिन इसमें आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। सिमिलरली क्या चैलेंजेस हैं, तो उन तीनों चैलेंजेस को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। सिमिलरली इधर आ जाओ, वे अहेड, सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना है, उसका एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिख दिया है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके की अप्रोच भी आप लगा सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द की चैलेंजेस इन रेगुलेटिंग ऑनलाइन कंटेंट इन इंडिया, हाउ कैन दे बी एड्रेस्ड। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को अपनी तरफ से कोशिश करना है करें। जो लोग ये नोट्स परचेज करेंगे उनके पास ऑलरेडी इनका सॉल्यूशन रहेगा पीडीएफ में, बट फिर भी आप लोग कोशिश करना खुद से लिखने का। और जो लोग नहीं परचेज कर रहे हैं ये मत सोचना कि मैंने कराया नहीं है, आपको मैंने ऑलरेडी इनफ कॉन्टेंट दे दिया है, राइट। थोड़ी सी मेहनत आप लोग खुद से करो। जो लोग परचेज कर रहे हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि पहले खुद से आप लोग ट्राई करना, उसके बाद जो पीडीएफ में आंसर रहेगा चेक करना कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, कितना आपने सही लिखा है, किस तरीके से लिखा है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इनका आंसर भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, एक सेकेंड, हाँ, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। तो कोऑपरेटिव्स का मतलब होता है आपका कॉर्पोरेशन प्लस सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर आपस में कॉर्पोरेशन के साथ कोई भी काम करना इज योर कोऑपरेटिव्स, ठीक है। अब इस पॉलिसी को समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझो। जैसे कि मान लो एक गाँव है और उस गांव में टोटल आपके 10 लोग हैं, ठीक है, और हर जो किसान है उसके पास थोड़ा थोड़ा अनाज है बेचने के लिए। अब अगर वो लोग अलग अलग उस अनाज को बेचेंगे ना, तो वो जिसको बेचेंगे थोड़ा मोल भाव लगाएगा, वो ये लोग भी थोड़ा मोल भाव लगाएंगे और अल्टीमेटली वो कम दाम में बिकेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास थोड़ा कम क्वांटिटी होगा। लेकिन अगर यही 10 लोग अपना सारा अनाज जो है आपस में एक जगह इकट्ठा कर ले और फिर जो 10 लोगों का अनाज कितना ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसको बेचे ग्रुप बना के, तो वो थोड़ा ज़्यादा प्राइस में बिकेगा। समझ में आ गया। इस चीज को हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव्स। क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स का एक बेस्ट एग्जांपल अगर आपको याद हो, अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया, याद है आपको? तो ये जो अमूल है ना, ये भी कोऑपरेटिव्स ही हैं। समझ में आ रहा है? फार्मर्स ही हैं जो मिलके चलाते हैं, ठीक है। नाउ अब ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो हुआ क्या आपका 2002 में ना कोऑपरेटिव्स को लेके बहुत सारे ऐसे, देखो कोऑपरेटिव्स जो है ना हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं, कई नॉट जस्ट फार्मर्स पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो काम तो काफ़ी अच्छा करते हैं बट उनको ना वो चीज़ बेचनी नहीं आती है मार्केट में। समझ में आ रहा है? या फिर बहुत सारे ऐसे अलग अलग एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ में प्रोडक्ट बहुत सारा है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, दूध दही या फिर कोई अनाज, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो मार्केट में जाएगा कैसे। तो ऐसे केसेस में कोऑपरेटिव्स फॉर्म होते हैं। कोऑपरेटिव्स यानी कि ग्रुप फॉर्म होता है। फिर वो सारा ग्रुप, अब किसी के पास अनाज है, किसी के पास एक्सपर्टीज है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, ऐसा करके वो लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, ठीक है। और फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है मार्केट में अपना सामान जो है बेचती है। क्लियर है ये चीज? नाउ तो अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी रेगुलेट करना चाहिए, जिस वजह से नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी है। अब 2002 में था ये पॉलिसी, अब इस बार 2025 में सेम उसी पॉलिसी को थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है। आजकल जो भी रूल्स जिस अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंज होने चाहिए, क्योंकि ज़माना चेंज हो रहा है, तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उस रूल्स को चेंज किया गया है। और ये जो है ना सेकंड पॉलिसी 2025 वाला, ये आपका 2045 तक रहेगा, ठीक है। तो 2025 से 2045 तक इस रूल को लाया गया है। इतने टाइम तक ये 20 साल का रोड मैप है ये, जिसके तहत इसको लाया गया है। ये पूरा ब्लूप्रिंट है, किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी रेगुलेट होने वाले हैं, क्या हमारा विजन है, ये सारी चीज़ें। अब इसका कुछ की फीचर्स के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहली बार नहीं है जो ये एक्ट आया है, बल्कि ये पहले ही 2002 में एक एक्ट आ चुका है, उसी का अपडेटेड वर्जन है ये। समझ में आ गया? नाउ इसके बाद अब इसको लेके विजन क्या है? विजन ये है
है जो हमारे कॉपरेटिव्स हैं उनको इतने अच्छे तरीके से डेवलप कर देना है जिसके थ्रू हमारा सहकार से समृद्धि, ये जो है ये मतलब कि कॉपरेशन से ही हमें समृद्धि हासिल हो सकती है एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके, ये है इसका मिशन, ठीक है। और साथ ही ये जो हमारा गोल है ना, विकसित भारत होना चाहिए 2047 तक, इसका सपना भी ये जो स्कीम है ना ये पूरा करता है। समझ में आ गया? तो बेसिकली कॉपरेटिव्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, उस सेक्टर को हम रेगुलेट करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं और ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम ये स्कीम लेके आए हैं। समझ में आ गया? ना इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि देखो सबसे बड़ा टारगेट ये है कि 50 करोड़ लोगों को कोऑपरेटिव सेक्टर में एक्टिवली शामिल करना है। ये लोग या तो अभी मेंबर्स ही नहीं है या फिर इनएक्टिव मेंबर्स हैं, तो हमारा एम ये है कि इनको इस स्कीम के थ्रू अलाइन करना। समझ में आ गया? इनको भी किसी बड़ी कोऑपरेटिव्स का हिस्सा बनाना ताकि पार्टिसिपेशन बढ़े, ज़्यादा लोग बढ़ें। समझ में आ रहा है? कोऑपरेटिव्स और एफिशिएंटली काम करें ना। इसके अलावा ये जो पॉलिसी है ना ये 6 पिलर्स पे काम करता है, ठीक है। इस पॉलिसी को चलाने के लिए 6 मेजर पिलर्स हैं जो बनाए गए हैं, ठीक है। अब वो 6 मेजर पिलर कौन कौन से हैं, तो इसके लिए आ जाओ नीचे फटाफट से। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको, ये है वो 6 पिलर्स। क्या है वो 6 पिलर्स? सबसे पहला है आपका फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हमारे कॉपरेटिव्स के जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, हमें पहले उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। फिर है आपका वाइब्रेंसी एंड इनोवेशन, यानी कि कॉपरेटिव्स को डायनेमिक एनर्जेटिक बनाना पड़ेगा। फिर है फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस, तो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ सिखाना पड़ेगा, डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा उनको, क्योंकि अब आगे जो आने वाला ज़माना है वो डिजिटल ही चलेगा, ठीक है। फिर आपका इंक्लूसिविटी एंड रीच, तो जो विमेंस हैं, यंग जनरेशन है, SC ST कम्युनिटीज़ हैं या रूरल कम्युनिटीज़ है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपका सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि हम कॉपरेटिव्स को सिर्फ जैसे अमूल है, दूध और डेयरी का ब्रांड है, या फिर अनाज है, सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स तक ना लिमिटेड रखे, बल्कि जैसे टैक्सी सर्विसेज हो गई, टूरिज्म हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, इन सेक्टर्स में भी नए नए कॉपरेटिव्स को हमें फॉर्म करना चाहिए। फिर आपका यूथ एंगेजमेंट, यंग जनरेशन को जॉब हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, यंग माइंड्स को ट्रेन करना चाहिए, उनको एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हमें सिखाना चाहिए ताकि वो लोग कॉपरेटिव से जुड़े और उसको हैंडल अच्छे से करें। समझ में आ गया? तो ये था इसके स्ट्रैटेजिक पिलर्स। आई होप आपको ये क्लियर हो। नाउ थोड़ा ऊपर आओ, इधर एक पॉइंट रह गया था आई थिंक। अदर की फीचर्स ऑफ पॉलिसी इंक्लूड, इसके अलावा भी कुछ की फीचर्स है। सबसे पहला तो है लेजिस्लेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि स्टेट्स को ना एनकरेज किया जाएगा कि वो अपने कोऑपरेटिव्स लॉ में रिफॉर्म करे, ठीक है। जैसे हर स्टेट में बोला जाएगा ये चीज़, रिफॉर्म करो ताकि आप लोगों में ट्रांसपेरेंसी आ जाए, आप लोगों के कोऑपरेटिव्स से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनमें ऑटोनॉमी आ जाए, कोऑपरेटिव्स अपने फैसले खुद से ले सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट हो जाए। समझ में आ रहा है? तो ये है। फिर बात करें फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की, तो अभी कोऑपरेटिव्स पे ना टैक्स बर्डन ज़्यादा होता है और कॉर्पोरेट्स के कंपैरिजन में उनको उतने इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं जितने मिलने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस पॉलिसी का टारगेट ये है कि कॉपरेटिव्स के द्वारा जो भी टैक्स लिया जा रहा है ना, उस टैक्स को कम किया जाए पहले तो। दूसरी चीज़ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब होता है आपका गवर्नमेंट जैसे सब्सिडीज वगैरह देती है ना, इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करती है, तो वो इंसेंटिव्स जो है प्रोवाइड किया जाए। तो ये इसका एम है। इसके साथ ही नीचे आ जाओ, बिजनेस इकोसिस्टम एंड डेवलपमेंट। हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी को एनकरेज किया जाएगा कि वो अपने यहाँ कम से कम एक मॉडल कोऑपरेटिव विलेज बनाए, मतलब कि एक ऐसा गांव आप बनाओ जहाँ पे कोऑपरेटिव्स हर सेक्टर में स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करें, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, डेयरी हो, बैंकिंग हो, सर्विसेज हो, वगैरह वगैरह, जिससे क्या हो उसको देख के दूसरे विलेजेस भी इंस्पायर हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है ये कि आप ना ब्रांडिंग के लिए एक कॉमन अम्ब्रेला ब्रांड रखो, भारत, ठीक है। उसी भारत अम्ब्रेला ब्रांड के अंदर ही सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। जैसे कि आपका एग्जांपल है यहाँ पे अमूल है, अमूल एक ब्रांड है, उसी ब्रांड के अंदर दूध है, दही है, मक्खन है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद है फ्यूचर रेडीनेस एंड टेक्नोलॉजी, तो एक नेशनल कोऑपरेटिव स्टैक डेवलप किया जाएगा। ये एक डिजिटल इकोसिस्टम होगा जो कोऑपरेटिव्स को लिंक करेगा आपस में, ठीक है। जैसे एग्री स्टैक जो किसानों का डेटा लेगा या और दूसरे गवर्नमेंट डेटाबेसेस से कनेक्ट भी करेगा, ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स को रियल टाइम डेटा, ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल टूल्स वगैरह मिलेंगे, ट्रांसपेरेंसी मिलेगी उनको, एफिशिएंसी बढ़ेगी इस चीज़ से। किस तरीके के बाकी के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा इंस्पायर होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं।
फिर है आपका न्यू सेक्टर। तो कोऑपरेटिव सिर्फ आपके एग्रीकल्चर या डेयरी तक ही लिमिटेड नहीं रहेंगे, बल्कि पॉलिसी में ये क्लियरली कहा गया है कि हमें नए सेक्टर्स में भी कोऑपरेटिव्स को एक्सपैंड करना है, जैसे कि आपका क्लीन एनर्जी हो गया, समझ में आ गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। जैसे अभी हम देखें अगर ध्यान से, एग्रीकल्चर और डेयरी में हमने कोऑपरेटिव्स को इतना बढ़िया स्टैब्लिश कर दिया है। अमूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इन सारे सेक्टर्स में भी कोऑपरेटिव्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाते हैं, कोऑपरेटिव्स का इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करते हैं, तो हमारा इंडिया बहुत आगे तक जा सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब ये होता है आप सबको प्रॉपर पार्टिसिपेट करने का मौका दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, कलर, मतलब किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन मत करो। और कोऑपरेटिव्स जब आप फॉर्म कर रहे हो उसमें हर सेगमेंट के लोगों को आप बराबर का मौका दो। स्पेशल फोकस करो आप विमेन पे, SC ST पे, यूथ पे, इनका पार्टिसिपेशन बढ़े, समझ में आ गया। तो कोऑपरेटिव्स आपका कुछ लोगों का एक ग्रुप नहीं होगा, बल्कि एक सोसाइटी बन जाएगी जो इंक्लूसिविटी पे बेस्ड होगी। फिर है आपका अदर्स। तो 2034 तक कोऑपरेटिव सेक्टर जो है ना, उसके GDP कंट्रीब्यूशन को 3 गुना करना है हमको, ठीक है, ये हमारा एम है। साथ ही 30% कोऑपरेटिव सोसाइटी नंबर्स हमको बढ़ाने हैं, समझ में आ गया। तो ज़्यादा कोऑपरेटिव्स बनाने हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया को पुश करेगा, इंडिया की इकोनॉमी को पुश करेगा। नाउ अब इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो इम्प्लीमेंटेशन सेल क्रिएट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर, वो इस पॉलिसी को जो है आपका इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? पॉलिसी सही ट्रैक पर चल रही है या नहीं चल रही है, एक तरीके से मॉनिटर, समझ में आ रहा है। कौन चेक करेगा कि सबने कॉपी में काम किया है कि नहीं किया है? वही मतलब कौन चेक करेगा कि ये जो स्कीम है ये ठीक से इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है, जैसे हमने कमिट किया था उस तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ गया। तो ये देखने के लिए कमेटी बनाई गई है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑन कॉर्पोरेशन पॉलिसी, ठीक है। अब इसके चेयरमैन कौन होंगे, ये आपका डायरेक्टली प्री का क्वेश्चन है, क्लियर है ये चीज़, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस कमेटी के चेयरमैन खुद जो है आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन होंगे। अब आप लोगों से ना मैंने एक ऊपर ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि मुझे बताना कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कमेंट सेक्शन में, राइट। और दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछ रही हूँ आप लोगों से, मुझे ये बताना आप लोग कि ये जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ये कौन है, इनका नाम चाहिए मेरे को, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। तो ये हो गया। इसके बाद अब इंडिया में कॉर्पोरेटिव्स का क्या हालचाल है? तो इंडिया में क्या है हालचाल, मीन्स इंडिया में कब कॉर्पोरेटिव्स शुरू हुआ था, आज के टाइम में क्या सिचुएशन है, सब कुछ। तो ओरिजिन की अगर बात की जाए तो इंडिया में कोऑपरेटिव्स की शुरुआत आपकी हुई थी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 से, समझ में आ गया। और इसका जो पहला फोकस था ना वो ये था कि जो फार्मर्स है ना उनको क्रेडिट यानी कि लोन देना, ताकि वो जो है अपना काम है वो शुरू कर सके, समझ में आ गया। और जो मिडिल मैन होते हैं ना, जो पैसे आपके इंटरेस्ट पे देते हैं, उनके चक्कर में ना पड़े। तो इस वजह से पहले इस एक्ट को स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद की कहानी सुनो नाउ। अब कोऑपरेटिव्स है क्या? इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव्स एक आपका ऑटोनोमस एसोसिएशन होता है, मतलब लोग अपनी मर्जी से जुड़ते हैं उसमें। इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है अपनी इकोनॉमी, सोशल, कल्चरल नीड्स वगैरह को पूरा करना, ठीक है। कैसे? जॉइंटली ये लोग ओन करते हैं बिजनेस या किसी भी काम को, और डेमोक्रेटिकली वहाँ पे काम होता है, समझ में आएगा। हर कोई बोल सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है, और फिर उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। और इन कोऑपरेटिव्स में सबके पास इक्वल वोट होते हैं, एक आदमी का एक वोट होता है, समझ में आ गया। वोट बेसिकली इसलिए ताकि कोई अगर डिसीजन है तो उसके फेवर में जाना है, उसके अगेंस्ट में जाना है, इस तरीके से काम, ठीक है। अब स्टेटस क्या है इंडिया में इसको लेके? तो 8 लाख से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपके इंडिया में है, समझ में आ गया। इसमें 2 लाख क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं, यानी कि जो उधार देते हैं, लोन देने का काम करते हैं, और बाकी जो 6 लाख है वो नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं, समझ में आ गया। इसमें आपके कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हो गए, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स, वो सारे इसी में इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ 30 करोड़ जो लोग हैं वो डायरेक्टली कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं। टॉप 3 कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो है इंडिया में वो है हाउसिंग, डेयरी और ये पैक, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, समझ में आ गया। ये नाम आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि प्री में इस तरीके के क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की अगर बात करें तो 97th अमेंडमेंट ने कोऑपरेटिव्स को एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। सबसे पहली चीज़ तो इसने क्या किया, फंडामेंटल, ये देखो ये आपका प्री का इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ऐसे कर लो मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या किया इसने? सबसे पहले तो इस एक्ट ने एक फंडामेंटल राइट ऐड किया जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 19(1) का सी पार्ट, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है हमारा, हमसे कोई छीन नहीं सकता है। फिर इसने एक DPSP भी ऐड किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल नंबर 43B। क्लियर है ये चीज़? ये स्टेट को यानी कि सरकार को एनकरेज कर रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आप प्रमोट करो। फिर इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट भी ऐड किया, पार्ट 9B, और इस पार्ट में आर्टिकल नंबर 243ZH एंड आर्टिकल नंबर 243ZT
इक्वालिटी ये ऐड हुए, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के गवर्नेंस के लिए रूल्स दिए गए हैं, जैसे उनका इलेक्शन, उनके मेंबर्स, उनके राइट्स वगैरह क्या होंगे, ये चीज़ें। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। एंड मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो सारी चीज़ें आपने पढ़ी है ना, ये सारा ही प्री ओरिएंटेड है, सारा का सारा। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्री में पूछेगा ही पूछेगा 101%, ठीक है। इसके बाद आ जाओ गवर्नेंस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, यानी कि जो एक से ज़्यादा स्टेट्स में काम करते हैं, ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। अब आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, कौन कौन सी है? एक है स्टेट लिस्ट, अब जिन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ी है वो ध्यान से सुनना, जिन्होंने पढ़ी है उनको तो समझ आएगा ही है। दूसरा है आपका यूनियन लिस्ट, और तीसरा क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट। अब ध्यान से सुनो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्होंने बिल्कुल भी, देखो होता क्या है ना, हमारा देखो हमारे यहाँ क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है। अब कौन किस मुद्दे पे कानून बनाएगा? अब ऐसा नहीं है कि एक ही मुद्दा है, सपोज वाटर, उस पर स्टेट भी कानून बना रही है, सेंटर भी कानून बना रही है, फिर किसका कानून पहले फॉलो होगा, कौन सा कानून फॉलो होगा, ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से जितने भी मैटर हैं, चाहे एजुकेशन है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, चाहे जितने भी मैटर उनको हम लोगों ने इन 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया है। स्टेट लिस्ट यानी कि इस पे सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस पे लॉ बना सकती है। यूनियन लिस्ट वाली में वो मैटर्स है जिस पे सिर्फ और सिर्फ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है, कोई भी और स्टेट गवर्नमेंट इस पे लॉ नहीं बना सकती। तीसरी आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कॉमन सब्जेक्ट्स है जिसमें दोनों स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बना सकता है। क्लियर है ये चीज़? तो ये 3 तरीके की लिस्ट है। तो ये जो है आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, यानी कि जो आपका एक से ज़्यादा स्टेट्स में काम करता है, ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। तो इसमें ना आपके सरकार, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इसके ऊपर सारे डिसीजंस लेती है। समझ में आ गया? इसके बाद है हमारा स्टेट कोऑपरेटिव्स, तो जो सिर्फ एक ही स्टेट में काम करते हैं, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं और इन्हें हर स्टेट का स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट जो है ये देखता है, गवर्न करता है। और मल्टी स्टेट वाले को कौन देखता है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, स्टेट कोऑपरेटिव स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो बेसिकली कोऑपरेटिव्स जो है ना वो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहला तो अपलिफ्टिंग द रूरल इकोनॉमीज। तो कोऑपरेटिव्स का सबसे बड़ा रोल ही है कि वो जो गांव की इकोनॉमी है ना उसको ऊपर उठाते हैं, गांव के जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट बन पाते हैं। इससे समझ में आ रहा है? जो कि हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद करता है, गाँव के लोगों को बैंकिंग, क्रेडिट, इंश्योरेंस, ये सर्विसेज मिलती हैं। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे बता रखा है आपका, देखो इंडिया की इकोनॉमी क्या है, इंडिया की रूरल पॉपुलेशन जो है ना उसका लगभग 1/3 हिस्सा जो है वो डायरेक्टली आपका कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से ये कोऑपरेटिव बहुत बड़ी मदद करता है, स्पेशली जो आपके स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल है ना, जैसे फार्मर्स हो गए, ये सारे लोग, उनकी बहुत हेल्प करता है। दूसरा आपका बूस्ट टू फार्मर्स इनकम। फार्मर अपने रिसोर्सेज जैसे दूध है या फिर खेती का सामान है, अनाज है, उनको मिलके पूल करते हैं, यानी कि एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, फिर उनसे सामान बहुत ज़्यादा बन जाता है तो उनकी बार्गेनिंग पावर जो है बढ़ जाती है। मतलब अलग अलग बेचने से जो कम सामान बिकता है, आपका कम रेट पे सामान बिकता, वो सब मिलाकर बेचने से ज़्यादा रेट पे सामान बिकेगा। समझ में आ रहा है? तो वो फार्मर की इनकम में एक बूस्ट हो जाता है। फिर है सोसाइटल इम्पैक्ट। अब देखो सोसाइटल इम्पैक्ट अगर बात करें, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट मिलता है, तो कोऑपरेटिव्स में जो विमेंस हैं उनको फाइनेंशियल और सोशल एम्पावरमेंट मिलता है। समझ में आ रहा है? तो ये जैसे सेवा कोऑपरेटिव बैंक है, समझ में आ गया? इसमें क्या होता है, इसमें विमेन एम्प्लॉयमेंट है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। फिर आपका सस्टेनेबल ग्रोथ की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव्स एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं, तो ये इवेंचुअली हमारे लिए अच्छा ही है। फिर आपका स्ट्रेंथन कम्युनिटी टाइज। तो कोऑपरेटिव्स एक कम्युनिटी फीलिंग बनाते हैं, यानी कि एकजुट होकर काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, और लोग जब मिलके काम करते हैं तो स्पेशल कैपिटल आपका बिल्ड होता है। समझ में आ रहा है? ये एक तरीके का कोऑपरेटिव्स में आप देखोगे सेंस ऑफ यूनिटी होता है कि हमारी एकता है, हम लोग एक साथ मिलके काम करेंगे, ये हमारा काम है, ना कि उसका किसी और के लिए काम करें, ये सारी चीज़ें नहीं। फिर आपका इंस्टिलिंग वैल्यूज। तो सबसे पहली चीज़ तो इक्वालिटी। समझ में आ गया? कोऑपरेटिव्स का गोल्डन रूल यही है कि एक इंसान जो है एक वोट देगा, ठीक है, सब इक्वल वोट देते हैं, चाहे पैसा उन्होंने ज़्यादा लगाया हो या रिसोर्स ज़्यादा लगाया हो चाहे कम लगाया हो। फिर बात करते हैं लीडरशिप। तो कोऑपरेटिव्स में ना लीडर्स को डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव्स डेमोक्रेटिकली काम करते हैं, सबको बोलने का हक है, लीडर्स भी डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया जाता है, इससे लोगों में लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप होती हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है आपका महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में कई लेजिस्लेटर्स कोऑपरेटिव मूवमेंट से निकले हैं, कई सारे ऐसे हैं जो आज की डेट में किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने जो वो स्किल्स है ना अपने अंदर डेवलप की किसी न किसी कोऑपरेटिव से जुड़ के, ठीक है। तो ये था। अब इसके साथ
साथ साथ कॉपरेटिव्स कुछ ना कुछ चैलेंजेस का भी सामना करते हैं, जैसे कि पहला है लिमिटेड कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज। तो रूरल और इमर्जिंग जो एरियाज है ना, वहाँ पे कॉपरेटिव्स के पास अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी है। तो सब लोग जो जुड़ जाते हैं ना, उसके बाद भी वो लोग इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार लोगों को ना, सभी को हो सकता है नॉलेज ना हो डिजिटल चीज़ों की, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें होती है। फिर आपका पॉलिटिकल इंटरवेंशन ना हो, कभी कभी ऐसा देखने को मिला है हमको कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, उनके जो लीडर्स हैं वो भी कॉपरेटिव्स में इंटरफेयर करते हैं। तो इससे आपकी ट्रांसपेरेंसी कम होती है, ठीक है। इसके साथ साथ डिसीजंस जो होते हैं वो इनएफिशिएंट तरीके से लिए जाते हैं और रियल बेनिफिट जो है मेंबर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। फिर आपका कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो कॉपरेटिव्स के लिए लॉ जो है ना, वो अलग अलग लॉज हैं और रूल्स हैं, ठीक है। मल्टी स्टेट मैंने आपको बताया वो यूनियन लिस्ट के अंदर है, स्टेट कॉपरेटिव स्टेट लिस्ट के अंदर है। तो ये जो है ना, ये कई बार ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं और इससे कॉपरेटिव्स का डेवलपमेंट जो है ना, वो स्ट्रांग हो जाता है। समझ में आ गया। फिर है आपका लैक ऑफ फेमिलियरिटी विद डिजिटल टूल्स। ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ 45% कॉपरेटिव मेंबर्स हैं जिनको डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इन चीज़ों की समझ है, ठीक है। आज भी काफ़ी सारे ऐसे कॉपरेटिव्स हैं जिनको अभी भी डिजिटल चीज़ों का मतलब नहीं पता है, तो वो उसका फ़ायदा प्रॉपर तरीके से उठा नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर आपका रीजनल इम्बैलेंस। तो टॉप 5 जो स्टेट है आपके, वो है महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है। इन टॉप ये कॉपरेटिव्स के मामले में इन्हीं में आपके 57% कॉपरेटिव्स हैं कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब बाकी के स्टेट्स में कॉपरेटिव्स का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। तो ये इनइक्वालिटी दिखाता है ग्रोथ में। फिर अदर चैलेंजेस, तो स्किल्ड वर्कफोर्स का शॉर्टेज है, लैक ऑफ कॉपरेशन है, लिमिटेड मेंबरशिप और लिमिटेड रिसोर्स है। तो ये चैलेंजेस हैं। फिर नाउ अब इसका कंक्लूजन क्या है। अब मैंने आपको मेंस आंसर राइटिंग एक टिप दी थी कि जहां आप प्रॉब्लम लिखते हो वहां पे आपको सॉल्यूशन भी लिखना होता है। यहाँ हमने चैलेंजेस लिखे हैं, तो सॉल्यूशन हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, कंक्लूजन में प्रोवाइड करेंगे। तो वही है कि आप क्या करो, आपको कॉपरेटिव्स को अगर अपलिफ्ट करना है ना, तो प्राइवेट सेक्टर्स से थोड़ी बहुत पार्टनरशिप करो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर्स क्या कर सकते हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करेंगे। साथ ही आप क्या करो, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करो, ठीक है। सबको बराबर पार्टिसिपेशन का मौका दो, ठीक है। इससे कॉपरेटिव इंक्लूसिव होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। जो वीक कॉपरेटिव्स हैं उनको आपस में मर्ज कर दो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करो, ट्रांसपेरेंसी आएगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कॉपरेटिव्स को लेके सारा। नाउ अब चलते हैं इसके फटाफट से शॉर्ट नोट्स की तरफ। तो ये हैं इसके नोट्स। पहली बात तो कॉपरेटिव्स, इनका ओरिजिन कौन से एक्ट से हुआ है, एक सेकेंड इसको अंडरलाइन करने दो मुझे, कॉपरेटिव, ठीक है, ये हो गया। फिर इनिशियली किस चीज़ पे फोकस था इस एक्ट का, इसकी डेफिनेशन कॉपरेटिव्स की क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। आप इसी तरीके से लिख के आओगे और इस तरीके से इस चीज़ को हाईलाइट भी करोगे, समझ में आ गया। इसके बाद ये आपका प्री के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 97th अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या चीज़ें हुई थी, ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है प्री में, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, मल्टी स्टेट कौन से लिस्ट के अंदर आता है, कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, स्टेट कॉपरेटिव्स कौन से लिस्ट के अंदर आता है, किस एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, ठीक है। फिर इसका सिग्निफिकेंस बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है मैंने, सारे एग्जांपल्स मेंशन किए हैं। फिर इसके चैलेंजेस क्या हैं, क्या अब चैलेंजेस लिखे हैं तो यहाँ सॉल्यूशन भी लिखूंगी मैं, भले इसको सॉल्यूशन की हेडिंग दे दो, वे फॉरवर्ड का हेडिंग दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। फिर इसके बारे में बता दिया मैंने आपको, इसके की फीचर्स यहाँ से भी आपसे प्री में बन सकता है। ये जो 6 स्ट्रैटेजिक पिलर्स है ना, ये पूछा जा सकता है प्री में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको तैयार करना है आपको। इसके बाद आ जाओ, ये है हमारा आज का थर्ड मेंस का क्वेश्चन, एग्जामिन द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉपरेटिव्स इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम देम। अब इस क्वेश्चन को आपने खुद करना है, जो लोग ऑब्वियसली पीडीएफ परचेज करेंगे उनको पीडीएफ में ही आंसर मिल जाएगा, और जो लोग परचेज नहीं कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी इनफ कंटेंट है, आप लोग कोशिश करना एक बार खुद लिखना। जो परचेज करेंगे मैं उनको भी यही बोलूँगी कि आप लोग कोशिश करना एक बार खुद ट्राई करना, फिर पीडीएफ में आपको आंसर मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है PRI फाइनेंसेस। तो PRI का मतलब है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। PRI फाइनेंसेस का मतलब ये है कि ये जो पंचायत है हमारे कंट्री में, इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, कहाँ से इनको फंड्स मिलते हैं, कैसे उन फंड्स को मैनेज किया जाता है, इसको हम लोग PRI फाइनेंसेस कहते हैं, समझ में आ गया। तो रिसेंटली क्या हुआ है, आपका स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है डिवॉल्यूशन ऑफ फंड्स अंडर द पंचायती राज सिस्टम। यानी कि पंचायती जो पंचायत है हमारे पास, उनको
उनको अपने काम करने के लिए फंड्स वगैरह जो है, जैसे रोड बनाना हो गया, पानी का सप्लाई या कुछ भी किसी भी तरीके का जो काम है, वो काम जो वो लोग करते हैं उसके लिए उनको फंड्स कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं और वो फंड्स जो है कहाँ यूज़ हो रहे हैं और उन फंड्स को लेके क्या क्या प्रॉब्लम उनको देखना पड़ रहा है। समझ में आ गया? तो ये है इस लाइन का मतलब। डिवॉल्यूशन ऑफ फंड्स का मतलब क्या है? फंड का बेसिकली पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं और क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये 3 चीज़ें। ठीक है। नाउ तो ये जो रिपोर्ट है ना, इसने पार्शियल डिवॉल्यूशन ऑफ 3F फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरीज की बात की। इनको डिटेल में समझेंगे। पर ये क्या रहा है कि पंचायत जो है ना, ये आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद स्टैब्लिश किया गया था और इसको स्टैब्लिश किए हमारे पास 3 डेकेड्स यानी कि 30 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है। इसके बावजूद भी ये जो 3 Fs आप देख रहे हो, फंक्शन, फंड्स, फंक्शनरीज, जिसमें फंक्शंस का मतलब ये है कि पंचायत के जो काम होते हैं, रोड बनाना, स्कूल बनाना, वाटर सप्लाई मैनेज करना। फंड्स का मतलब होता है उनको जो पैसे दिए जाते हैं काम करने के लिए। फंक्शनरीज का मतलब होता है जो भी स्टाफ, जो भी ऑफिशियल्स उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी पंचायत से जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पंचायत को ना अपने काम करने के लिए अभी भी, यानी कि ये 3F के लिए अभी भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। उनको फुल पावर, फंड एंड स्टाफ जो है अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिले हुए हैं और ये चीज़ जो है आपका ये रिपोर्ट कहता है। ठीक है। इसके बाद ये फाइनेंशियल इश्यूज़ की बात भी करता है, किस तरीके से जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है उनको इर्रेगुलर तरीके से फंड मिलता है, लो रेवेन्यू रहता है, ट्रांसपेरेंसी कम है, अकाउंटेबिलिटी कम है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि जो पंचायत है उनके पास उनका खुद का पैसा जनरेट करने का, यानी कि उनका खुद का रेवेन्यू जनरेट करने का क्या तरीका है? तो पहला तो है टैक्स डिवॉल्यूशन एंड ग्रांट्स ऑफ फंड्स। यानी कि टैक्स डिवॉल्यूशन का मतलब है कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, उनके पास जो फंड है ना, उस फंड का वो लोग कुछ परसेंटेज पंचायत को दे। ठीक है। ग्रांट का मतलब क्या है? ग्रांट का मतलब है कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंट या किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आपको जो है पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके जो है रेगुलर फंड होते हैं, ये पंचायत के लिए भी जरूरी है। दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, पंचायत के खुद के सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो आर्टिकल नंबर 243H जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पंचायत को ये पावर देता है कि पंचायत टैक्स कलेक्ट कर सकती है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, ड्यूटीज एंड टोल्स कलेक्ट कर सकती है, फंड एलोकेट कर सकती है लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। तो पंचायत को अपने पैसे खुद जनरेट करने का अधिकार जो है ये वाला आर्टिकल देता है। ये आपका प्री का क्वेश्चन है। ठीक है। नाउ अदर सोर्सेज, इन दोनों सोर्सेज के अलावा भी क्या सोर्सेज हैं? तो पंचायत जो है उनको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए कभी कभी फंड मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। साथ ही आपके जो ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, इसके अंदर डायरेक्टली फंड जो है प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रेनिंग के लिए, रूरल गाइडेंस के लिए, इन चीज़ों के लिए। ठीक है। तो ये आपके सोर्स ऑफ रेवेन्यू है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। नाउ अभी जो फाइनेंस है, इसमें क्या इश्यूज देखने को मिल रहे हैं हमें पंचायत के? सबसे पहले तो है डिक्लाइनिंग बजटरी एलोकेशंस टू PRI। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया इसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने फंड का कुछ परसेंटेज पंचायत को देती है, राइट? तो वो पंचायत का अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया। लेकिन हमें इस चीज़ में ना डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, यानी कि जो यूनियन बजट्स हैं उनमें PRI यानी कि पंचायत के लिए जो अलोकेटेड फंड होता है ना, उस चीज़ को रिड्यूस कर दिया जा रहा है बार बार। तो ये गलत चीज़ हो रही है। दूसरा है इम्बैलेंस इन टाइड एंड अनटाइड ग्रांट्स, यानी कि आपका 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसके ग्रांट के अकॉर्डिंग 40% अनटाइड यानी कि फ्लेक्सिबल यूज, 60% आपका टाइड यानी कि स्पेसिफिक पर्पस जैसे सैनिटेशन, रोड वर्क वगैरह में दिया जाएगा। तो अगर टाइड वर्क कंप्लीट नहीं होता है या अनयूज फंड्स बचते हैं तो वो अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगा फंड्स का। ठीक है। फिर आपका डिलेज इन पंचायत इलेक्शंस, तो आई डोंट थिंक समझाने की ज़रूरत है ये चीज़ मुझे। पंचायत के इलेक्शंस में हमें डिलेज देखने को मिलते हैं, फंड्स प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पाते हैं, तो ये भी है। इसके बाद आ जाओ नीचे, एक सेकेंड, हाँ, इश्यूज इन फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन। तो क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन क्या करते हैं, ये कंसोलिडेट करते हैं प्लान पंचायत के, म्यूनिसिपैलिटीज़ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। प्रॉब्लम ये है कि इनमें हमें इनकी फंक्शनिंग में हमें प्रॉब्लम फ्रेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है, फंड्स की वजह से। फिर हमारे पास इरेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 9 स्टेट में ही आपके स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, फाइनेंशियल डिवॉल्यूशन देखने को मिलता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि कोई लुक आफ्टर करने के लिए नहीं है कि पंचायत के पास फंड्स पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, ये चीज़ें। इसके बाद है पुअर कंप्लायंस इन अपलोडिंग ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स ऑन ई ग्राम स्वराज पोर्टल।
तो जो आपका ये है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ये प्लान होता है कि पंचायत अपने विलेज में क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है करेगी, जैसे रोड, स्कूल, सैनिटेशन वगैरह का काम। अब प्रॉब्लम ये प्लान्स जो है ना ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे टाइम पर अपलोड नहीं हो रहे हैं। जब प्लान्स आपके पोर्टल पे अपलोड नहीं हो रहे हैं तो 15th फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स जो है, फंड्स वगैरह, वही आपको लेट मिलेंगे। समझ में आ रहा है? अगर प्लान ऑनलाइन नहीं दिखाए तो आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। अगर आप पोर्टल पे अपडेट नहीं करोगे तो आपको फाइनेंस जो है नहीं मिलेगा उस चीज़ को लेके। तो वही है कि उसमें डिले हो रहा है तो पैसा आने में तो और डिले होगा। फिर आपका वीक ओन सोर्स रेवेन्यू जनरेशन, तो कहने का क्या मतलब है, जो आपका OSR है, ओन सोर्स रेवेन्यू, ये पंचायत का अपना पैसा है जो वो लोकल टैक्सेस, फीस, टोल्स एक्सेट्रा से जनरेट करते हैं। ठीक है। अब RBI के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो OSR है आपका, वो सिर्फ 1.1% है टोटल रेवेन्यू का। अब प्रॉब्लम ये है, बहुत कम पैसा पंचायत के पास अपनी इनिशिएटिव्स के लिए रहता है, ज़्यादातर वो लोग ग्रांट्स वगैरह पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो उससे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है कम होती है। ठीक है। तो पंचायत अपने काम के लिए ज़्यादा पैसा खुद अर्न नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के ग्रांट्स पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है। तो ये है इसका मतलब। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर PRI। अब ये जो फाइनेंस है ये ऑब्वियसली पंचायत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? पंचायत अगर हम देखें तो लोकल लेवल पे, यानी कि गाँव के लेवल पे शुरू से जो डेवलपमेंट का काम है वो शुरू करती है, राइट, बहुत ज़ीरो से। अब एक चीज़ देखो, इनके पास अगर पैसा नहीं होगा तो क्या हमारे रूरल एरियाज़ वो डेवलप हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। एग्रीकल्चर डेवलप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फाइनेंस अगर हम प्रॉपर फंड PRIs को देते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को देते हैं, तो इससे हमारा रूरल डेवलपमेंट होगा। साथ ही जो सेंटर और जो स्टेट की स्कीम्स हैं जो उस स्टेट में अप्लाई होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम पंचायत का है, तो उसके लिए भी फंड चाहिए। तो अगर आप फंड नहीं दोगे तो वो स्कीम्स कैसे इम्प्लीमेंट होगी? फिर आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, अगर ये जो जैसे यहाँ पे हमने देखा कोऑपरेटिव्स की बात हमने पढ़ी। अब कोऑपरेटिव्स को मैनेज करने का ग्राउंड लेवल पे काम किसका होता है? पंचायत का होता है। ठीक है। अगर आप पंचायत को फुल पैसे नहीं दोगे, सपोर्ट नहीं दोगे, फंड्स नहीं दोगे, तो वो किस तरीके से ये काम करेंगी? जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, अमूल जो है ओरिजिनेट हुआ था पंचायत लेवल पे। ठीक है। अगर कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगी अमूल की तरह ही, वो ग्रो नहीं कर पाएगी क्योंकि फंड का शॉर्टेज है हमारे पास, तो इस वजह से ज़रूरी है। इसके बाद है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है ना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। समझ में आ गया? फिर हेल्थ की अगर बात की जाए तो जो PRIs है हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में। हेल्थ सेंटर स्टैब्लिश करते हैं, क्लिनिक स्टैब्लिश करते हैं, डिस्पेंसरीज हो गया, ट्रेनिंग लोकल हेल्थ कम्युनिटी वर्कर्स हो गए। तो इन सब चीज़ों को ट्रेन करना, स्टैब्लिश करना, ये सारा काम किसका होता है? पंचायत का होता है। नाउ एजुकेशन, अब जो आपकी प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होती है बच्चों की, वो करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? PRIs की है। समझ में आ गया? तो इनका काम है कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेन करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एनकरेज करना, एनरोलमेंट्स नंबर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है पढ़ने के लिए आए। तो अगर आप फंड नहीं दोगे तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। फिर है विमेंस एम्पावरमेंट। तो जो विमेन का पार्टिसिपेशन है ग्राउंड लेवल पे, वो देखो, अगर हम चाहते हैं कि ओवरऑल विमेन पार्टिसिपेशन इंप्रूव हो तो पहले ग्राउंड लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी हमें। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से उनको फंड ही एलोकेट नहीं करेंगे तो विमेन का पार्टिसिपेशन किस तरीके से जो है बढ़ेगा? समझ में आ रहा है? तो विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाना है तो पहले विमेन पार्टिसिपेशन हमें पंचायती राज में बढ़ाना पड़ेगा, पंचायत में बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये है। इसके साथ टाइम टू टाइम हमने इनिशिएटिव्स भी लिए हैं जिससे जो फाइनेंस है PRIs में वो इंप्रूव हो सके। जैसे कि ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये किसने लॉन्च किया था? ये आपका प्री का क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये चीज़। ये किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया था, ताकि ऑनलाइन ऑडिट किया जा सके जितने भी पंचायत के अकाउंट है उनको, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। फिर फॉर ओन सोर्स रेवेन्यू ऑगमेंटेशन, एक ये आपका स्वामित्व डेटा इज यूज फॉर प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट हो गया, शेयरिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स विद PRI। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए थे आपके ताकि पंचायत में फाइनेंस को इम्प्रूव किया जा सके। एक बार इसको आप लोग रीड कर लेना, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आ जाओ रिकमेंडेशंस गिवन इन रिपोर्ट। अभी जो रिपोर्ट रिलीज हुई है इसमें पंचायत अपने फाइनेंसेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, इस चीज़ को लेके क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई है। सबसे पहला है रीएलोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप क्या करो, देखो अभी फंड्स का 60% सिर्फ फिक्स्ड पर्पस के लिए है, अनयूज्ड पैसा जो है बचता है, तो पंचायत को आप अलाउ करो कि वो पैसा जो है पंचायत अदर पर्पसेस में यूज़ कर सके।
ठीक है। फिर आपका कंटिन्यूटी इन केस ऑफ इलेक्शन डिलेज, तो अगर इलेक्शन डिले होते हैं, ठीक है, तो पंचायत का काम रुक जाता है, फंड वेस्ट हो जाता है, तो आप क्या करो, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और काम को कंटिन्यू रखे, काम को ना रोके। फिर आपका रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसएफसी, तो प्रॉब्लम ये है जो आपकी एसएफसी है वो इरेगुलर है, जो आपके स्टेट फाइनेंस कमीशन है, जिसकी वजह से फंड ट्रांसफर डिले होता है। तो स्टेट को हाईएस्ट लेवल पे एंगेज करो ताकि जो एसएफसी है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, वो टाइमली बनाया जाए और रिपोर्ट सबमिट करें जिससे आपका फाइनेंस जो है, फंड्स जो है जल्दी ट्रांसफर हो। ठीक है। फिर आपका इंश्योर टाइमली जीपीडीपी अपलोड्स, यानी कि आप क्या करो, जीपीडीपी का मतलब क्या है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ये ऑनलाइन अपलोड नहीं है, इस वजह से आपको ग्रांट नहीं मिलते हैं। तो इस रिपोर्ट को आप ऑनलाइन अपलोड करो, आपको कितने फंड्स की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ आपको यूज़ करना है, जिससे फाइनेंस कमीशन रिव्यू करके आपको फटाफट से फंड एलोकेट करे। ठीक है। नाउ एडिक्वेट डिवॉल्यूशन, यानी कि आप क्या करो, पंचायत के पास ना, देखो प्रॉब्लम ये है कि पंचायत के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और स्टाफ का कंट्रोल नहीं है। ठीक है। तो आप इस चीज़ में क्या कर सकते हो, हर स्टेट के लिए एक टाइम बाउंड रोड मैप बनाओ जो पावर ट्रांसफ़र करे। एग्जाम्पल जैसे कि हेल्थ वर्कर्स का कंट्रोल पंचायत को दो, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है इस चीज़ का ट्रैक करे, उसको प्रोग्रेस बनाए, उसकी जो 3F हमने ऊपर पढ़े, फंक्शन, फंड, फंक्शनरीज, उनका कंट्रोल आप पंचायत को दो। ठीक है। फिर आपका स्ट्रेंथन OSR जनरेशन, तो पंचायत का अपना रेवेन्यू जो हमने ऊपर देखा था, ये वाला पंचायत का सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऊपर, अगर आपको याद हो, ये सिर्फ आपका 1.1% है उनकी उसका। ठीक है, रेवेन्यू का। ज़्यादातर वो लोग किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, ग्रांट पे डिपेंडेंट है। तो आप क्या करो, उनको फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करो जिससे वो लोग अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर सके। समझ में आ गया? तो इस तरीके की चीज़ें करो, ज़्यादा पावर्स दो उनको, लोकल टैक्सेस लगा सके, फीस कलेक्ट कर सके, तो इस तरीके की चीज़ें आप करो, इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करो। तो ये था पूरा आपका पंचायती राज को लेके। नाउ नीचे आ जाओ फटाफट से अब नोट्स की तरफ। ये रहा आपका PRI फाइनेंसेस। सबसे पहले तो PRI है क्या, पंचायती राज, एक सेकेंड, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद, ये एक लाइन लिख के आ जाओगे ना आप मेंस में, तो वो समझ जाएगा, आपको इसकी डेफिनेशन पता है। ठीक है। नाउ फंड्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, विलेज डेवलपमेंट में, इम्प्लीमेंटेशन करने में, स्कीम्स के, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और PRI फाइनेंसेस क्या है, सारे फंड जो पंचायत को दिए जाते हैं उनके काम करने के लिए, उसको PRI फाइनेंसेस ही कहते हैं। ठीक है। नाउ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स क्या है, ये मैंने तीनों यहाँ पे लिख दिया, उनको डिटेल्स यहाँ पे बता दिया। देन इंपॉर्टेंस ऑफ PRI फाइनेंस, अभी जो फाइनेंस है उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन इसको लेके क्या इश्यूज है वो यहाँ पे है, इनको लेके क्या रिकमेंडेशन दिया गया है इस रिपोर्ट में जो रिलीज किया है, उसको मैंने यहाँ पे बता दिया है। एंड ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको आपको खुद से अटेंड करना है। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे पता है आप लोगों का काफ़ी डाउट होगा कि ये नोट्स पेड क्यों हैं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है उनको शायद ना पता हो, तो आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। और जो टोटल कॉस्ट है वो 49 रुपीज़ रहने वाला है। पहले मैं ये सोच रही थी कि सिर्फ 5 रुपीज़ रखते हैं पर सेक्शन का नोट्स का प्राइस। ठीक है। बट मैंने फिर सोचा कि हो सकता है आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्ट कर देते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं, तो आप लोग 1-2 सेक्शंस ले लो, फिर बाकी के ना लो, नोट्स छोड़ दो उनको। तो मैंने ये सोचा अगर मैं आपसे चार्ज करूँगी ना 49 रुपीज़, तो आप भी अकाउंटेबल रहोगे, क्योंकि आपने पैसे दिए होंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं हमें करना चाहिए। तो उस अकाउंटेबिलिटी के लिए मैंने सोचा कि एक साथ ही कर लेते हैं। तो ये 49 रुपीज़ है, टोटल पूरी जुलाई की मैगजीन के नोट्स के हैं ये। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको परचेज करने के लिए। इकोनॉमी के नोट्स भी आप परचेज कर सकते हो। कोई डाउट है तो बताना मेरे को। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज लवली कमेंट्स। एंड डेली रात में 9 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और हाँ, मैं 3 चीज़ें आप लोगों से चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये चाहती हूँ प्रेजेंट दी विथ ये हार्ट वाला इमोजी, पिंक हार्ट। ठीक है। दूसरा, जिससे मुझे ये पता लगे कि आप लोग भी टाइम टू टाइम वीडियोस देख रहे हो, अपनी अटेंडेंस लगाना। ठीक है। और बाकी जो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं इस पूरी वीडियो में, उनके आंसर्स करना। तो अगर आप लोग ये 3 कमेंट्स करते हो, ये 3 चीज़ें, तो मैं समझ जाऊँगी आप लोग इस सीरीज़ को थरली फॉलो कर रहे हो। एंड इन 30 डेज़ में मेरा जो एम है 20K सब्सक्राइबर्स एंड 10K एवरेज व्यूज़ जनरेट करना, उसमें आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हो। ठीक है। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं आप लोगों को इससे भी बेहतर से बेहतर कोशिश करूँगी हर वीडियो के साथ हमारी क्वालिटी और ज़्यादा इंप्रूव होती जाए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।